हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम फॉर द जैब एग्जाम उसको पढ़ रहे हैं। एंड एज पार्ट ऑफ दिस ईच एंड एवरी टॉपिक, हर एक चैप्टर में से हम कवर कर रहे हैं। एंड दिस इज अ कंप्लीट सीरीज ऑफ 25 लेक्चर्स, जहां पर हमने आपको टाइम टेबल दे दिया है कि कौन सा चैप्टर, कौन सा मॉड्यूल कब खत्म हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, एवरीथिंग राइट। आपने अगर वो अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखी है तो यू कैन गो थ्रू। और ये इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मॉड्यूल बी का, ये लेक्चर नंबर 2 है मॉड्यूल बी का, दैट इज चैप्टर 14 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन एंड चैप्टर 15 थियरीज ऑफ इंटरेस्ट। एक्चुअली लेक्चर 3, बिकॉज 12 एंड 13 दो लेक्चर्स में हम कवर कर चुके हैं, दिस इज लेक्चर 3। तो ये दो चैप्टर्स हम कवर कर रहे हैं। ये काफ़ी लेंदी लार्ज चैप्टर्स है, बट हम कोशिश करेंगे कि 1 घंटे में ये चैप्टर्स का के पूरे कॉन्सेप्ट भी हम समझे, साथ के साथ एमसीक्यूज भी हम प्रैक्टिस करते जाएं। एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन आपको प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है। लेक्चर आपने समझ लिया, उसके बाद इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि हम प्रैक्टिस भी करें। तो बहुत ही जो है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस कराने के लिए ये हम लेकर आ गए हैं यहाँ पर। इसके अलावा 400 एमसीक्यूज भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप ईच एंड एवरी जो चैप्टर है उसके एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सको, राइट। तो 400 एमसीक्यूज का आईआईएफएस का कंप्लीट जो पीडीएफ है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक को क्लिक करके आप ये 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑफ द एंटायर आईआईएफएस सिलेबस, वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो कई लोगों ने इन लेक्चर्स का फायदा उठाया है, इवन क्वेश्चंस का बहुत अच्छे तरीके से सही सही जवाब भी दिया गया है, तो आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। आईआईएफएस एज वेल एज पीपीबी का जो लेक्चर्स हैं, इसी तरीके से 25 लेक्चर्स में पीपीबी को कम्प्लीटली कवर किया जा रहा है बाय मेघा मैम, राइट। तो इस सेशन में हम जो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट, इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं विद दिस पार्ट ऑफ द मॉड्यूल बी। तो 4 के आसपास क्वेश्चन हर एक जो मई 2023 में जो जैब का एग्जाम हुआ था, आईआईएफएस का कंपोनेंट हर एक शिफ्ट को मिलाकर पूछे गए थे। तो दिस लेक्चर बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर्स थोड़े लेंदी हैं, और लेंदी होने के साथ कुछ क्वेश्चंस तो इसमें से आए जाते हैं। इन क्वेश्चंस काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से पूछे जाते हैं, तो दैट इज़ वाई ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन दो आपने ये दो चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक एट, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 14 हम पढ़ेंगे, जहाँ पर मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, ऑल्दो वेरी मच रिलेटेड। तो इन दोनों को कंटिन्यूशन में हम पढ़ेंगे। बहुत ही लेट मी टेल यू, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। चैप्टर 15 थोड़ा सा वी कैन से कि थियोरेटिकल है, बट दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। चैप्टर 14 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स ऑफ दिस एंटायर कंपोनेंट, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, मनी सप्लाई एज वेल एज इन्फ्लेशन। तो हमें समझना होगा कि भाई मनी एक्चुअली है क्या, मनी के फंक्शंस क्या है, और ये किस तरीके से सप्लाई की जाती है और किस तरीके से मल्टीप्लाई होती है, क्या इससे जुड़े हुए कॉन्सिक्वेंसेस है। एंड वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस इन्फ्लेशन, तो उसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले यू नीड टू नो कि व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग दैट परफॉर्म्स दीज 4 फंक्शंस। कौन से 4 फंक्शंस को अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मनी, ठीक है। ये 4 फंक्शंस कौन से हैं, और मनी का अगर हम डेफिनेशन थोड़ा सा अपने खुद के लाइफ से देखें, तो वी नो कि जो भी करेंसी नोट हमारे पास हैं, कॉइन्स हमारे पास है, वो अगर गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू किए जाते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा इश्यू करने का मतलब है कि कोई ना कोई एक्ट या लॉ के तहत ये कहा जाता है कि ये जो कागज का टुकड़ा है, ये जो मेटल का पीस है, इसको अगर आप यूज करोगे, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू सर्टेन मनी, सर्टेन वैल्यू, ठीक है। इसका कुछ वैल्यू है, ये चीज लॉ के तहत दिया गया है। एंड इस वजह से इस तरीके से जो भी कागज के टुकड़े को या फिर मेटल के पीस को ये वैल्यू दिया जाता है, उसे हम लीगल टेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीगल टेंडर, ठीक है। लीगली उसे एक वैल्यू दी गई है, और टेंडर यानी कि पेमेंट्स में उसे यूज किया जा सकता है।
दैट इज द थिंग। लीगल टेंडर, कोई भी ये पेपर आपको देगा, यानी कि जो नोट है वो आपको देगा, और आप अगर मना कर रहे हो, आप लीगली बाउंड हो कि आप पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये वैलिड है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है, दैट इज वाई लीगल इंडिया टेंडर इज फॉर ट्रांजैक्शन, उसे यूज किया जा सकता है। लीगल टेंडर का एग्जाम्पल क्या है हमारा आज के डेट में? जो नोट हमारे पास है, कॉइन्स हमारे पास है, दोज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल टेंडर इन इंडिया। ठीक है, अब बेसिकली मनी, ये तो हमने समझ लिया हमारे डेली लाइफ के बेसिस पर, और जो रूल्स रेगुलेशंस है गवर्नमेंट के बेसिस पर हमने समझ लिया। अब मनी के बेसिक चार फंक्शन है। सबसे पहला है कि मनी कैन एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि आप किसी भी चीज को खरीदना चाहते हो तो एक्सचेंज में आप क्या दोगे? मनी दोगे, इजंट इट? पहले ऐसा होता था? पहले नहीं होता था, पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि मैंने आपको दूध दिया तो आप मुझे वेजिटेबल्स दे रहे हो, तो इस तरीके से एक्सचेंज होता था। बट आज के डेट में क्या एक्सचेंज होता है? आपको कोई सामान चाहिए तो आप मनी दोगे, इन सामने से आपको सामान दिया जाएगा, सिंपल। इट इज़ अ मेजर ऑफ वैल्यू, यानी कि आप, मैं अगर पूछूं कि ये पेन और मेरी जो ये टी शर्ट है, इन दोनों का क्या प्राइस सेम होगा, तो आप लोग बता सकते हो मनी के टर्म्स में कि भाई ये गलत फहमी है, ये सही नहीं होगा, ये इतने का होगा, ये इतने का होगा, राइट? यू कैन टेल द वैल्यू। सो टू मेजर द वैल्यू मनी को यूज किया जाता है। स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, यानी कि अगर आपके पास मनी है तो आपके पास कुछ वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स में कुछ वैल्यू आपके पास अवेलेबल है, आप उसे फ्यूचर में यूज कर सकते हो। मनी आपने तिजोरी में रखा हुआ है, गद्दे में या फिर तकिए में, जहाँ भी रखा हुआ है, तो उसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, राइट? सो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसको हम स्टोर कर सकते हैं और फिर फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, ये एक फंक्शन है। इसके साथ साथ इट कैन बी यूज्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स, डिफर्ड यानी कि फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स के लिए मनी एक स्टैंडर्ड बनता है, यानी कि अगर आपको, आपने ये कहा कि भाई एक लेट्स से एक बायर एंड सेलर है, तो ये बायर एंड सेलर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो बायर ने क्या किया, सेलर से सामान तो ले लिया, पर वो कह रहा है कि मैं तुझे पैसे बाद में दूंगा, और इसका हम एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लेता है, अगर मैं नहीं देता हूँ तो इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आई एम लायबल फॉर पेमेंट, या फिर जो भी है, मेरे घर गिरवी रख लेना, गाड़ी गिरवी, गाड़ी दो है तुम रख लेना। इस तरीके से जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो इसका एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड यानी कि इसमें किस चीज़ को एक्सचेंज करने के बारे में बात की गई है? इसमें बात की गई है मनी को एक्सचेंज करने के बारे में। तो स्टैंडर्ड कौन बनता है? मनी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो लेट्स टेक अ फ्यू एग्जांपल्स और इस चीज को समझते हैं कि ये फोर फंक्शंस क्या हैं। तो पहले क्या होता था वो समझना हमें, हमारे लिए जरूरी है। जब मनी नहीं था, पैसे नहीं थे, तो क्या करते थे लोग? बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। बार्टर मतलब एक तरीके का एक्सचेंज है। पीपल अलग अलग तरह के ऑक्यूपेशन में उस समय लगे हुए थे। कोई वीवर है, यानी कि कोई कपड़े बना रहा है, कोई कॉबलर है, लेट्स से इनका नाम हम मनोज रख देते हैं, ये कैरेक्टर बार बार हमारे पूरे पीपीटी में आएंगे, तो इनको एक नाम दे देते हैं, कॉबलर जो है मनोज। तो ये चप्पल और जूते जो हैं वो बना रहे हैं और फिर उन्हें ठीक भी कहते हैं। फार्मर है किसना, तो इन्होंने जो है खेत में अपने क्रॉप्स लगाए हुए हैं। टेलर्स होते थे उस समय, और ये लोग क्या करते थे, एक दूसरे के साथ जो भी सामान है वो एक्सचेंज करते थे। लेट्स से ये जो मनोज है, अब चप्पल जो उन्होंने बना रखे हैं वो लेकर गए किसना के पास, तो किसना को चप्पल चाहिए थे, राइट? खेत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है चप्पल, दैट विल हेल्प। और यहाँ इस जो मनोज है उन्हें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये लो और फिर सामने से मुझे ये दे दो। ठीक है, तो ये हो गया कि दोनों को एक दूसरे का जो सामान था वो चाहिए था, तो उन्होंने दे दिया। तो इस पूरे प्रोसेस को डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहते हैं। लेट्स से किसना को चप्पल नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली कौन, हर दिन आप चप्पल लेके जो वेजिटेबल्स है वो तो नहीं दोगे, इतने चप्पल का ढेर खड़ा हो जाएगा। और वो भी कोई बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ चप्पल शायद ही बना रहा होगा, है ना? तो ये आपका क्या हो रहा है कि आपको ढूंढना पड़ेगा मनोज को हमेशा कि किसको चप्पल चाहिए, और उसके बदले में मनोज को क्या चाहिए? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स चाहिए, तो वो देने के लिए कौन रेडी है? तो यहाँ दो चीज़ों का कोइंसिडेंस होना चाहिए। पहला तो आपको क्या चाहिए और आपको मिल क्या रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स कहा जाता है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट है। आज तो किसना से ले लिया, कल अगर वेजिटेबल्स फिर से चाहिए तो कहाँ जाएगा?
जाने पर भी क्या चप्पल लेके जाएगा कि उन्हें चप्पल देंगे, उन्हें शायद चप्पल ना चाहिए हो, या फिर उनके पास जो वेजिटेबल्स है वो आपको पसंद ना आए, ठीक है, तो ये हो सकता है। तो देयर नीड्स टू बी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इस इश्यू को रिमूव करने के लिए मनी को इंट्रोड्यूस किया गया। कैसे कैसे किया गया, क्यों हम बार्टर सिस्टम अभी भी यूज़ नहीं करते? एक पहला प्रॉब्लम ये है कि एक दिन तो किसना ने कह दिया कि चलो मुझे चप्पल दे दो, पर दूसरे दिन मना कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हुआ ही नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, मनी। तो यहाँ मनी जब लेकर आएगा दूसरे दिन मनोज, तो उसके सामने कृष्णा खुश होकर देख रहा हो कितना खुश है, तो खुश होकर ये बास्केट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे देगा। तो द फर्स्ट पॉइंट हियर इज व्हाई डू वी यूज मनी इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमेशा ही जो है फुलफिल नहीं होता, एंड मनी के केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मनी तो सबको ही चाहिए, पैसे तो सबको ही चाहिए। दैट इज वाई मनी इज नोन टू बी अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या है? जब भी आपको कोई सामान चाहिए तो क्या आप एक्सचेंज कर सकते हो? मनी को। तो फर्स्ट फंक्शन हमें और अच्छे से समझ में आ गया। दूसरी बात है कि यहाँ पर एक इश्यू हो सकता है। लेट्स से ये जो मनोज है वो हेयर कट के लिए गया है, देख रहे हो आप पूरे कबाड़ कर रखा है बालों का, तो ये हेयर कट के लिए गया जो शंभू बार्बर है उसके पास। तो बार्बर के पास गया तो उन्होंने कहा कि एक हेयर कट के लिए आप एक पीस ऑफ चप्पल अगर दोगे वो काफ़ी होगा। तो वैल्यू जो है इस तरीके से उसने सेट की। बट एक चप्पल देना मनोज के लिए भी सही नहीं है और शंभू के लिए भी सही नहीं है। एक चप्पल पहन के कहाँ घूमेगा? तो चप्पल जो पैर होता है चप्पलों का, वो देने पर 2 बार बाल कटिंग हो जाएगी। तो इतना ज़्यादा जो है कटिंग कराना ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो भी सामान हमारे पास है वो कई बार होता है कि फंजिबल नहीं है। फंजिबल यानी कि उसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और एक सिंगल चप्पल को तो हम दे ही नहीं सकते। तो दैट इज द थिंग। सॉल्यूशन क्या है, पैसे यूज करो, ये पैसे लो और मेरा हेयर कट करो। चलो शंभू भी बहुत यहाँ पर खुश है, ठीक है। तो मनी इज फंजिबल, यानी कि मनी को मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में यूज किया जा सकता है। यानी कि हेयर कट के लिए कितना मनी की रिक्वायरमेंट है, चप्पलों का वैल्यू कितना है, ये सब किया जा सकता है। दैट इज वाई वी यूज मनी, एंड मनी सर्व्स एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरी बात है, कई बार ये हो सकता है कि जब ये लेट्स से हमें जो भी सामान चाहिए वो पेरिशेबल हो सकता है। एक चप्पल के पैर के सामने जो दूध मिल रहा है वो पूरा एक बाल्टी भर के, पूरा बैरल भर के दूध मिल रहा है, लेकिन उतना सारा दूध उस समय फ्रिज भी नहीं था। फ्रिज होने पर भी ये पूरा बैरल तो फ्रिज में नहीं हटेगा, राइट? फ्रिज ही खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सारा दूध मिल रहा है इन एक्सचेंज टू दिस, बट ये सारा यूज ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पेरिशेबल है, पेरिश हो जाएगा, खराब हो जाएगा, इजंट इट? तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि मनी यूज करो एज एन एक्सचेंज, और मनी एक्चुअली छोटे इतना बड़ा बैरल खरीदने की अब जरूरत नहीं होगी हमारे मनोज को, ठीक है। और ये दूध भी खुश है कि मैं खराब नहीं होऊंगा, ठीक है। तो ये मनी जो है वो पेरिशेबल नहीं होता, यानी कि इसे स्टोर किया जा सकता है। फ्यूचर के लिए आप मनी को स्टोर कर सकते हो, और फ्यूचर में मनी को जब यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू बरकरार रहती है। ऑब्वियसली थोड़ी सी वैल्यू कम होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट देन वैल्यू जो है वो रहती है। एंड फ्यूचर में आप अभी आपके 10 जनरेशन बाद भी मनी को यूज़ किया जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस उस नोट को हटा दिया गया हो, राइट? तो दैट इज़ द थिंग। तो प्रॉब्लम 3 प्रॉब्लम हमने देखे, और उनका जो सोल्यूशन है उससे हमें समझ में आया कि मनी का फंक्शन क्या है। अब चौथा प्रॉब्लम ये है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को कि भाई जो चप्पल है या फिर जो भी है वो मुझे चाहिए, या फिर वेजिटेबल्स मुझे चाहिए। अब किसना ने क्या कहा, दूसरी बार जब गए तो वेजिटेबल्स देने से मना कर दिया। तो लेट्स से किसना से ये वेजिटेबल्स ले रहा है जो मनोज है अभी, और कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं हम, फ्यूचर में ये वेजिटेबल्स जो तुमने दिए हैं उसके सामने मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दे दूंगा, ठीक है। तो दूध तो इसने अभी ही खरीद लिया, और फिर वेजिटेबल्स के सामने वो कह रहा है कि दूध बाद में दूंगा। तो या तो दूध खराब हो जाएगा, या फिर दूध उस समय लेगा तो वो बहुत सारा हो जाएगा किसना के लिए, राइट? तो दूध एक प्रॉपर स्टैंडर्ड नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तुम सामने से दूध नहीं दे सकते, तो इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो मनी स्टैंडर्ड बनता है इन द कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर फ्यूचर में मैं तुम्हें मनी दूंगा। कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, इजंट इट? दैट इज वाई मनी इज यूज्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स, ठीक है। डेफर्ड पेमेंट्स आर पेमेंट्स दैट आर डन ऑन अ फ्यूचर डेट। तो ये 4 फंक्शन है मनी के।
मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ये तो हमें अब समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया। अब मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है, और इन टर्म्स ऑफ इंडियन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज, उसके हिसाब से मनी सप्लाई का क्या मतलब होता है। थोड़ा सा सोचिए, मनी सप्लाई कौन करता है, कहाँ से ये नोट आते हैं। नोट एक्चुअली एक्चुअली तीन जगह से आते हैं। पहला तो आरबीआई नोट प्रिंट करती है, इस वजह से नोट अगर आप देखो तो उसके ऊपर आपको आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कॉइन्स जो होते हैं वो हमारी इंडियन गवर्नमेंट मिंट करती है, ठीक है। ये कॉइन्स कौन, यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हो, किसका सिंबल है, ये इंडियन गवर्नमेंट का, सत्यमेव जयते, ठीक है। तो ये इंडियन गवर्नमेंट मिंट करती है। तो ये दो मेन सोर्सेस है जहाँ से इंडियन मनी एंड करेंसी आ रही है, इजंट इट। नेक्स्ट चीज है, फॉरेन जो बैंक्स है वो भी कुछ पैसे आरबीआई में ले जाकर रख देते हैं, किसके, अपने खुद के पैसे, ताकि एक अकाउंट बना रहे और फिर जब ट्रेड वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं तो डीलिंग्स जो है सही से होती रहे, और आरबीआई को भी फायदा होगा, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स को भी फायदा होगा, क्योंकि इन रिटर्न आरबीआई भी कुछ रुपीस जो है वहां पे रख देता है। दिस इज द थिंग। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ से पैसे जो है आरबीआई में रखे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ से पैसे रखे जाते हैं इन आरबीआई। इवन आरबीआई से थोड़े पैसे जो हैं आईएमएफ के पास होंगे थ्रू द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, बाहर से आए हुए पैसे बाहर के करेंसी में होंगे या फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्टेड, तो इसे अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई ये नाम दिया गया है, जो भी बाहर से पैसे आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। पहला तो सोर्स क्या है, आरबीआई ने नोट प्रिंट किए, दूसरा गवर्नमेंट ने जो भी कॉइन्स बनाए, तीसरा सोर्स है सॉरी फॉरेन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स एज वेल एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को मिलाकर रिजर्व मनी कहा जाता है, ठीक है। क्या नाम है इसका, रिजर्व मनी, राइट। और इस मेजर को, अलग अलग मेजर्स जो मनी के हैं, अब ये मनी यहाँ पर इस तरीके से आरबीआई के पास है, क्या ये सिर्फ आरबीआई के पास पड़ा रहेगा ये सारा मनी, आरबीआई ये मनी और आगे जो है बैंक्स को देगा, और बैंक से ये आगे गवर्नमेंट के पास, प्राइवेट कंपनीज के पास, हमारे पास अलग अलग स्कीम्स, सैलरीज वगैरह इस तरीके से आता है, इजंट इट। तो ये मनी, रिजर्व मनी यहाँ पर पड़ा नहीं रहेगा। तो जो भी मनी एक्चुअली आरबीआई ने और गवर्नमेंट ने जो रिलीज़ किया है उसे हम M0 कहते हैं, ठीक है। हाई और वैल्यू जो है मनी से कहा जाता है, या फिर रिजर्व मनी। अब ये क्या होता है, ये लोगों के हाथों में जाता है और फिर ये थोड़ा सा एक्सपैंड होता है। कैसे एक्सपैंड होता है सर, मनी जो आया है नोट, वो एक्सपैंड कैसे होंगे, समझेंगे हम बहुत ही डिटेल में इस चीज़ को। तो उसे हम M1 कहते हैं। M का मतलब होता है मेजर, ठीक है, मेजर। और ये M1 एक्चुअली आगे, M0 एक्चुअली आगे जाकर एक्सपैंड हो जाता है। अब M1 और थोड़ा एक्सपैंड होता है तो उसे हम क्या कह देते हैं, M2 कहते हैं। ये थोड़ा और एक्सपैंड होता है, उसे हम M3 कह देते हैं। ये और एक्सपैंड हुआ तो उसे हम M4 कह देते हैं, ओके। तो ये जो धीरे धीरे जो एक्सपैंड हो रहा है उसे हम ये कहते हैं। अब इससे आगे लेट्स से जो हमारी जीडीपी है, हमारी जो टोटल जीडीपी है उसका पार्ट बनता है ये सब, ठीक है, पूरा मनी। तो वो जीडीपी का जो पार्ट है वो और भी एक्सपैंड होता है, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, ठीक है। तो नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल क्या है सर, जीडीपी क्या है सर, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर समझेंगे। बट द फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि M0 क्या है। अब ये मनी के आगे की जर्नी जो है बहुत ही आराम से सिंपल टर्म्स में हम समझेंगे, राइट। तो एक बार इसका जो फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं कि M0 कैसे कैसे। अब आपको बहुत ही आराम से समझ में आ गया होगा कि M0 क्या होता है। आरबीआई ने जो नोट प्रिंट किए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉइन्स है एंड देन अदर डिपॉजिट्स, इन सबको ऐड करो, और ये जो नोट आरबीआई ने एंड गवर्नमेंट लेकर आए हैं वो क्या होगा, पब्लिक के पास जाएगा, और पब्लिक के पास वो करेंसी के रूप में होगा, यानी कि वो ट्रांजैक्शंस में यूज़ कर सकते हैं, या तो वो पैसे सारे बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस में डिपॉजिट होंगे। तो दो जगह डिपॉजिट होते हैं, आपको पता होगा मेनली, एक तो बैंक्स में पैसे डिपॉजिट होते हैं, दूसरा जो है पोस्ट ऑफिसेस में भी डिपॉजिट होते हैं। तो ये दो जगह में डिपॉजिट्स बनते हैं, तो आज ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा थर्ड थिंग है अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है वो, राइट। आई होप ये चीज़ें क्लियर है, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम रिजर्व मनी कहते हैं, राइट। तो ये सारा मनी अब आगे ट्रैवल कर चुका है, यानी कि पब्लिक के पास जा चुका है,
वो अपने पास या तो तिजोरी में उन्होंने रख रखा है, या फिर बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखा है, तो वो डिपॉजिट्स इस तरीके से। अब M0 तो हमें समझ में आ गया। अब इसके आगे की जो जर्नी है M0 से आगे ये कहाँ कहाँ जा रहा है वो सब हम समझते हैं। ठीक है, अब आगे ये जो रिजर्व मनी है ये धीरे धीरे और आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ते हुए क्या होगा, यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और बैंक्स है उनके पास ये मनी जाता है। ऑल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉइन्स मिंट किए, नोट तो गवर्नमेंट के पास नहीं है, राइट? तो वो कॉइन मिंट करके वो पब्लिक में दे देता है, बट गवर्नमेंट को भी कुछ पैसे चाहिए होते हैं। तो ये रिजर्व मनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा एज वेल एज बैंक्स के पास जाएगा। वहां से ये क्या जाएगा, लेट्स से स्टेट गवर्नमेंट्स के पास जा रहा है, बैंक्स वगैरह स्टेट गवर्नमेंट्स एज वेल एज बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पैसे दे रहे हैं। तो बैंक्स ने क्या किया, इनके पास लेट्स से 100 रुपीज़ गए तो उसमें से थोड़ा रिजर्व यानी कि 30 रुपीज़ इन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, उन्हें हम रिजर्व्स कहते हैं। 30 के अलावा 70 रुपीज़ इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट्स को दे दिया, या तो जो प्राइवेट सेक्टर है जो कंपनीज हैं उन्हें दे दिया, उन्हें हम कमर्शियल सेक्टर कहते हैं, या फिर इन्होंने उसे एक फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लिया। ये उनके पास जो मनी है बैंक्स ने फॉरेन एक्सचेंज में कन्वर्ट कर लिया। सेम थिंग हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी कह सकते हैं कि हो सकता है, एंड इवन पब्लिक को भी ये दे सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स। अब पब्लिक क्या करेगी, या तो इसे स्पेंड करेगी या तो इसे सेव करेगी। ओके, अब इस पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन को हम एक तरीके से कह सकते हैं कि मनी की आगे की जर्नी हमने यहाँ पर समझी कि अब आगे ये मनी कहाँ कहाँ जा रहा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। अब इस चीज को और थोड़ा अच्छे से हम विजुअलाइज करेंगे तो M1 M2 M3 M4 और M0 जो हमारे मेजर्स ऑफ मनी है उनको हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है, तो ये जो डिपॉजिट्स हैं उनको हम ये वाला फॉर्मूला तो हमें पता है, ये चीज़ तो हमें पता है। अभी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि करेंसी पीपल के पास कितनी है और आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स क्या है, डिपॉजिट्स। ठीक है, तो जो मनी प्रिंट हुआ है वो पब्लिक के पास तिजोरी में रखा है और डिपॉजिट्स के रूप में उन्होंने बैंक में रखा है, दो तरीके से। एंड आरबीआई के पास अदर डिपॉजिट्स, तीन, राइट? तो ये चीज़ें इस अब ये डिपॉजिट्स को हम दो पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था। हो सकता है डिपॉजिट बैंक में, हो सकता है पोस्ट ऑफिस में। तो ये हो गया, ठीक है, डिवाइड कर लिया। अब हम समझने जा रहे हैं कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है। ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बैंक में डिपॉजिट से दो तरीके के हो सकते हैं। क्या क्या है, याद रखना इन टर्म्स को आपको। पहला तो डिमांड डिपॉजिट, दूसरा टाइम डिपॉजिट। डिमांड यानी कि ऑन डिमांड जो भी डिपॉजिट हमें मिल जा रहा है उसे हम डिमांड डिपॉजिट। अभी मुझे एक ट्रांजैक्शन करना है, तो क्या मैं अपने एफडी में से फटाक से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने सेविंग बैंक्स में जो पैसे स्टोर किए हैं वो यूज़ कर सकता हूँ? ऑब्वियसली सर, सेविंग्स बैंक में सॉरी सेविंग्स अकाउंट में जो पैसे हैं वो पैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो सेविंग्स अकाउंट में पैसे क्या हुए, डिमांड डिपॉजिट। एफडी वाले पैसे क्या है सर, आपको पहले एफडी तोड़नी होगी, आपको आप देखोगे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, कितना लॉस हो रहा है, ये सब होने के बाद वो पैसे लेट्स से हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, इमीडिएटली वो क्रेडिट होगा, उसके बाद आप यूज़ करोगे। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, तो इस वजह से इसे टाइम डिपॉजिट कहा जाता है, और इसमें लॉस होता है जब भी हम इसे तोड़कर इसे यूज़ करते हैं। इस वजह से मोस्टली हम इसे यूज़ नहीं करते, और इस वजह से जो डिमांड डिपॉजिट्स है इनको हम कहते हैं कि दीज आर हाईली लिक्विड। ठीक है, हाई लिक्विडिटी होती है। लिक्विड होने का मतलब है फटाक से ट्रांजैक्शन में यूज़ किया, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। लिक्विड पानी नहीं है इस केस में, तो लिक्विड मीन्स ईजिली ट्रांजैक्शन में कौन सा यूज़ किया जा सकता है। अगर आपको करना है पैसे भेजने लेने तो कौन सा यूज़ किया जा सकता है, तो दैट इज डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट से लेस लिक्विड, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया कि उसे तोड़ना है एंड देन यू कैन यूज़ इट। तो ये अब इसी तरीके से हमारे पोस्ट ऑफिस में भी डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स ओपन किए जा सकते हैं। ये चार चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आगे का जो पूरा कॉन्सेप्ट है बहुत ही इजी एंड क्लियर है। M1 क्या होता है, M1 में जो भी पैसे हमारे पब्लिक के पास हैं, जो डिपॉजिट्स आरबीआई के पास है, इसके अलावा जो डिमांड डिपॉजिट बैंक में है, इन तीन चीज़ों को काउंट किया जाता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट्स नहीं, पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स नहीं, और किसी भी तरह के पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट्स को काउंट नहीं किया जाता। तो वो M1 मेजर ऑफ मनी है। ठीक है, ये मेजर को देखा जाता है कि M0 से थोड़ा सा ये एक्सपैंड हुआ रहता है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक्स के पास हैं वो डिपॉजिट्स एक्चुअली बैंक्स आगे जाकर फिर लोन वगैरह देना ये सब काम करती है। ओके, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब M2 क्या है, यहाँ पे हम देख रहे हैं करेंसी जो पब्लिक के पास है, अदर डिपॉजिट्स, एंड पब्लिक ने और बाकी एंटिटीज ने जो बैंक में डिमांड डिपॉजिट रखा है
और पोस्ट ऑफिस में डिमांड डिपॉजिट रखा है। ये दो चीज़ों को हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले लेट मी आस्क यू कि जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है एंड पोस्ट ऑफिस के पास डिमांड डिपॉजिट है, कौन सा इजी है, कौन सा इजीली ट्रांजैक्शन में यूज़ किया जा सकता है? ऑब्वियसली बैंक के पास जो है, क्योंकि यूपीआई से एकदम अकाउंट लिंक्ड है ये सारी चीज़ें। तो पोस्ट ऑफिस के पास पैसे आपको पहले विड्रॉ करना होगा, फिर वो पैसे बैंक में डालने होंगे, तब फिर यूज़ कर सकते हो। या फिर ऑनलाइन भी पोस्ट ऑफिस के पैसे जो है थोड़ा थोड़ा यूज़ करने के कुछ ऐप्स आ गए हैं, बट देन हम ज़्यादा पैसे पोस्ट ऑफिस में नहीं डालते हैं। इस वजह से पोस्ट ऑफिस में जो भी पैसे जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, उन्हें हम लेस लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो M1 एक्चुअली इसकी क्या है, जो मेजर है इसका, वैल्यू तो कम होता है बट लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है। ठीक है, लिक्विडिटी हाई, करेंसी फटाक से यूज़ किया। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई इमीडिएटली आरबीआई कैन यूज़। डिमांड डिपॉजिट जो बैंक के पास है फटाफट से ट्रांजैक्शन में यूज़ कर लिया। नेक्स्ट M2 क्या है, यहाँ पर आपके सेम चीज़ें हैं बट इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर हम ऐड कर दे रहे हैं पोस्ट ऑफिस का जो डिमांड डिपॉजिट है उसे भी। ठीक है, ये लिक्विडिटी इसकी जो है कम है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है, वैल्यू M1 से ज़्यादा है बट लिक्विडिटी M1 से इसकी कम है। क्यों? क्योंकि डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में सर थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसे जो है निकालना। तो यहाँ पर भी हमारे टाइम डिपॉजिट्स कुछ भी इंक्लूडेड नहीं है। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर है M3। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। M3 में सेम M1 में जो चीज़ें हैं वो सब हैं, सेम टू सेम। इसमें एडिशन क्या हो रहा है, बैंक्स में जो टाइम डिपॉजिट है वो हम ऐड कर रहे हैं। अब ये पोस्ट ऑफिस से कोई मतलब नहीं है M3 का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो टाइम डिपॉजिट है ऑब्वियसली डिमांड डिपॉजिट से इसकी लिक्विडिटी और भी कम है, तो इस वजह से लिक्विडिटी जो है इस तरीके से कम होती जा रही है। वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू ऐसे आते आते इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लिक्विडिटी डिक्रीज हो रहा है। आई होप दैट इज क्लियर। अब ये M1 मनी को हम नैरो मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैरो मनी, क्योंकि फटाक से इसे यूज़ किया और फिर ख़त्म। ठीक है, M3 मनी को हम ब्रॉड मनी कहते हैं, राइट, ब्रॉड मनी, जो कि इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट एंड ऑल्सो टाइम डिपॉजिट। ठीक है, ये कुछ नाम दिए हुए हैं। अब M4 क्या है, सब टाइप के डिपॉजिट्स यहाँ पे आते हैं, जो बैंक में है, जो पोस्ट ऑफिस में, दैट इज M4। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गई हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ M1, M2, M3 एंड M4। और इसमें आपको याद रखना होगा कहाँ पर क्या है। ये चार्ट अगर आपको याद है तो आराम से आपको याद होगा। यहाँ जैसे जैसे हम आ रहे हैं M1 टू M4, द लिक्विडिटी क्या हो रहा है, लिक्विडिटी डिक्रीज हो रहा है। अब M4 में देखो, इसके डिमांड और इसके टाइम डिपॉजिट लीस्ट लिक्विड होते हैं, इस वजह से यहाँ जैसे जैसे हम आ रहे हैं इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हो रही है। वैल्यू मतलब कितने अमाउंट जो है वो बढ़ जाएगा। डिमांड डिपॉजिट में थोड़ा अमाउंट होगा, अब पोस्ट ऑफिस का जो अमाउंट है 100 रुपये और ऐड हो गए। इस तरीके से टाइम डिपॉजिट में बहुत ज़्यादा पैसे जो है रखे जाते हैं, ऐसे M4 में हाईएस्ट अमाउंट। तो वो चीज़ है, ये हम और अच्छे से विजुलाइज आगे कर सकते हैं। हमने देखा कि M1, M2, M3, M4 क्या। अब रिजर्व मनी से आगे की जो जर्नी है मनी की, वो हम देख रहे थे कि कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बैंक्स के पास जो पैसे हैं वो पैसों को एक्चुअली बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट्स को दे दे रहे हैं। दे आर ऑल्सो गिविंग इट टू, ये दे रहे हैं टू द कमर्शियल सेक्टर ऑल्सो। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में भी ये खर्च कर रहे हैं एज वेल एज पब्लिक को ये दे रहे हैं। तो ये चार चीज़ें हमने देखी थी। अब हमने ये भी देख रखा है कि बैंक्स के पास जो पैसे हैं उसमें से थोड़ा सा वो यूज़ करते हैं रिजर्व्स में। ठीक है, रिजर्व्स में यूज़ करते हैं, यानी कि ये पैसे मनी की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते, जब चाहिए तब। इस वजह से इस तरह के जो बैंक्स के जो अलग से पैसे रख लेता है बैंक इन चीज़ों के लिए, उन्हें हम नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी कहते हैं। अब ये पैसे रिजर्व में रखे हुए हैं। रिजर्व में पैसे क्यों रखे जाते हैं सर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको शायद पता होगा। क्योंकि बैंक्स को जब डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास है तो बैंक को थोड़े पैसे देने होते हैं। अगर आपने डिमांड किया कि मुझे ट्रांजैक्शन करना है, मुझे अपने जो पैसे हैं वो चाहिए, तो फटाफट से बैंक को वो अवेलेबल कराना होता है। तो सारे पैसे जो बैंक के पास आ रहे हैं सब कुछ लोन में या फिर किसी और को इस तरीके से दिया नहीं जा सकता। इट हैज़ टू कीप सम मनी, तो वो रिजर्व है। और ये रिजर्व नॉन मॉनेटरी मनी के रूप में यूज़ नहीं किया जा सकता। साथ के साथ ये एक लायबिलिटी है, क्योंकि
ये एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, अपने पास रखा हुआ, कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं हो रहा, ये एक एसेट नहीं बन रहा है, एसेट नहीं बन रहा है, और फिर ये पैसे अपने पास रखे हुए डिपॉजिट वाले हैं, तो लायबिलिटी बन जाता है। हम उल्टा इस पर हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो ये एक लायबिलिटी बन जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अब रिजर्व मनी सभी के पास इस तरीके से चला गया, और ये सारे जो है डिपॉजिट्स एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लेट्स से बैंक में कर रहे हैं डिमांड एंड एज वेल एज बाकी के डिपॉजिट, तो ये सारे सोर्सेस बन जाते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ ब्रॉड मनी। अब ये सारा पैसा क्या होगा, ये सारा पैसा लेट से पब्लिक के पास जा रहा है, तो पब्लिक इसे या तो स्पेंड कर रही है या तो पब्लिक इसे सेव कर रही है, तो पब्लिक सर्कुलेशन में ये जाता है, जाने के बाद हम ये कह सकते हैं कि या तो पब्लिक इसे स्पेंड या इसे सेव कर रही है अदर डिपॉजिट जो आरबीआई के पास है, एंड बैंक डिपॉजिट्स एज वेल एज पब्लिक के पास सर्कुलेशन में जो मनी है। तो ये बैंक डिपॉजिट्स लेट्स से ये सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सॉरी डिमांड एज वेल एज टाइम डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं। तो डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स बैंक वाले अगर हम ऐड कर रहे हैं अलोंग विद पब्लिक के पास जो करेंसी पड़ी हुई है एंड अदर डिपॉजिट्स, तो वो क्या बन जाता है, वो एक्चुअली ब्रॉड मनी M3 बन जाता है, इजंट इट। अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ब्रॉड मनी M3 की हम देख रहे हैं यहाँ पर कि M0 से कैसे ये M3 में ट्रैवल हुआ, तो ये सारे एक्चुअली सोर्सेस बन जाते हैं, ये सारे पैसे धीरे धीरे पब्लिक के पास जाते हैं, तो इस वजह से ये सारे सोर्सेस हैं। इसमें से ये वाला जो पार्ट है वो बैंक के पास ही रह जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो फिफ्थ पार्ट है वो पब्लिक के पास नहीं आता और ब्रॉड मनी का सोर्स नहीं बनता है। इस वजह से हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इन चीज़ों को ऐड, अगर आपको निकालना है कि ब्रॉड मनी M3 के सोर्सेस क्या हैं, तो ये सारे आपको ऐड करने होंगे, क्योंकि ये एक ना एक टाइम पे पब्लिक के पास चले जाता है, एंड इसमें से बैंक के पास अपने पास जो पैसे बैंक रखा हुआ है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अपने पास क्या है, नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज बैंक के पास रखे हुए हैं, तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो कि ब्रॉड मनी का सोर्स नहीं बनता है। अब ये सारे क्या हो गए, ब्रॉड मनी के कंपोनेंट्स है, ये कंपोनेंट्स कहलाते हैं ये, ठीक है। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ M3, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ M3। आई होप आपको समझ में आ गया। कंपोनेंट्स यानी कि ये सारे जब हम जोड़ेंगे तब हम कह सकते हैं ब्रॉड मनी आ रहा है। ये सारे जो है सोर्स बन जाते हैं, यानी कि यहाँ से ये मनी ब्रॉड मनी बनता है आगे जाकर, ठीक है। रिजर्व मनी से यहाँ पे इन लोगों के पास पैसे आए एंड देन ये पीपल के पास आए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा फ्लो है। आई होप दैट इज रियली क्लियर। ये सारे सोर्सेस कैसे कैसे हम कह सकते हैं, नेट बैंक ने जो पैसे गवर्नमेंट को दिए, बैंक ने कमर्शियल सेक्टर को कितने पैसे दिए यानी कि प्राइवेट कंपनीज को, बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज लायबिलिटीज कितनी है, बैंक के पास करेंसी या फिर गवर्नमेंट लायबिलिटीज जो पब्लिक को दे रहा है, यानी कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से पब्लिक को पैसे दिए। अब ये सारे पैसे किसी न किसी समय पर पब्लिक के पास आते हैं एंड ये जो इस तरीके से ब्रॉड मनी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। और ये चीज़ आरबीआई के द्वारा भी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो आरबीआई का स्टेटमेंट ऑफ मनी सप्लाई जो है वो रिलीज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ अगर आपको ये चीज़ सही से दिख रही है तो करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट विद द बैंक। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। ये सारे M3 ब्रॉड मनी के हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कंपोनेंट्स, ये सबको ऐड करो, दैट इज कंपोनेंट्स। अदर डिपॉजिट आरबीआई के पास जो है, वेरी क्लियर। नेक्स्ट है सोर्सेस, क्या है 1 2 3 एंड 4, इनको आपको ऐड करना है एंड 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, ये दिया हुआ है। 1 क्या है, नेट बैंक क्रेडिट गवर्नमेंट को कितना जा रहा है, कमर्शियल सेक्टर को कितना जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज कितना है, गवर्नमेंट की लायबिलिटी पब्लिक के पास कितनी है, बैंक के पास नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज क्या है, उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो दैट इज व्हाट, सोर्सेस ऑफ M3। आई होप ये सारा कुछ काफी क्लियर है। यस, अब हम मनी सप्लाई स्टेटमेंट जो आरबीआई का है वो भी पढ़ पा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज जो है समझकर काफी अच्छा लगा होगा। नाउ लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। मई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू ब्रॉड मनी, ब्रॉड मनी से रिलेटेड। नेट बैंक क्रेडिट टू द गवर्नमेंट, yes, bank credit to commercial sector, net foreign exchange reserves of the banking sector, government's currency liabilities to the public, net non monetary liabilities of the banking sector। ठीक है, पूछा क्या जा रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स सोर्सेज ऑफ ब्रॉड मनी इन इंडियन इकोनॉमी। देख रहे हो आप कैसे पूछा गया है, एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है उसको पूछ लिया गया है यहाँ पर। तो हमें पता है कि बैंक क्रेडिट गवर्नमेंट को जो जा रहा है उसको ऐड करना है विद बैंक क्रेडिट टू कमर्शियल सेक्टर को जो जा रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो बैंकिंग सेक्टर के पास हैं
उसमें हम गवर्नमेंट की लायबिलिटी जो पब्लिक के पास है उसे भी ऐड करेंगे, बट नेट नॉन मॉनेटरी लायबिलिटीज को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये फॉर्मूला एकदम कंठा से याद हो जाना चाहिए अब तक आपको। ठीक है, समझ लिया है हमने कि ये सारे जो है पैसे एक्चुअली ब्रॉड मनी में ऐड होते हैं, बट ये बैंक के पास ही रह जाता है, इस वजह से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, सिंपल। ठीक है, यहाँ क्या होगा 1 2 3 4, ये किस तरीके से हम लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 - 5, इजंट इट? तो इस वजह से बी विल बी द राइट आंसर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये पूछा है, इसमें काफ़ी समय लग जाएगा अगर हमें कॉन्सेप्ट बैकग्राउंड इसका जो है नहीं पता है, और हमें तो पता है, हम आराम से आंसर कर लेंगे। अब हमने देख लिया कि किस तरीके से ये जो जर्नी है रिजर्व मनी टू ब्रॉड मनी का जो जर्नी है वो हमने देख लिया। आगे हम ये देख रहे हैं कि ये मनी मल्टीप्लाई भी होता है। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि भाई ये मनी जो है मल्टीप्लाई होता है, तो इस मनी मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस को सिंपली मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। और ये मनी मल्टीप्लायर कितना है, क्या इसकी वैल्यू होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ें भी हम यहाँ पर देखेंगे। मनी मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है सर, फटाफट से देख लेते हैं इसका क्या मतलब है। रिजर्व मनी, अब ये मनी किसके पास गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बैंक्स के पास गया। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बैंक, सिमिलर थिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी होती है। बैंक के पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अब मनी है जो पैसे प्रिंट किए गए, अब वो आगे किस तरीके से यूज़ हो रहा है उससे हमें पता चलेगा कि मनी मल्टीप्लाई हो रहा है या नहीं, एंड उसको हम ब्रॉड मनी से रिलेट कर सकते हैं। ओके, अब बैंक के पास, बैंक का सिनेरियो देख लेते हैं। बैंक के पास सिमिलर थिंग गवर्नमेंट के साथ भी होता है। ठीक है, तो बैंक के पास पैसे हैं, उसमें से लेट्स से 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ बैंक के पास है। अब ये पैसे क्या किए, उसमें से थोड़े पैसे जो है रिजर्व में रख लिए, बाकी पैसे बैंक क्या करता है, बाकी पैसे लोन में देता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल, कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एरिया है जहाँ पर सिर्फ एक बैंक है। ठीक है, एक जगह है जहाँ पर सिर्फ एक बैंक है, और हमने जो कैरेक्टर्स देखे थे इनिशियली, जो बार्बर वगैरह सारे, उन वो सभी एंटरप्रेन्योर अब बनना चाहते हैं। और यहाँ पर एक ये बैंकर जो है, ये मिस्टर गिल वहाँ पर आए हैं, और ये वहाँ के बैंकर हैं, सिर्फ एक बैंक है। ठीक है, घर के तिजोरी में रखने से अच्छा बैंक में पैसे रखो, क्योंकि वहाँ पर आपको क्या है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलेगा। एफडी रखो, आरडी रखो, ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? तो कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पे क्या बैंक करता है, बैंक थोड़े पैसे लोन में दे देगा, 100 रुपीज़ में से क्या करेगा, थोड़े से पैसे लोन में, थोड़े से पैसे रिजर्व में रख देगा। तो लेट्स से यहाँ पर 100 रुपीज़ जो है बैंक के पास है, और इन्होंने, मिस्टर गिल ने 100 रुपीज़ यूज़ करके ये जो बैंक है उसकी शुरुआत की है, अपने खुद के 100 रुपीज़ लगाए यहाँ पे, राइट? तो इनका खुद का डिपॉजिट है 100 रुपीज़ का, यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है। इसमें से क्या होगा, 50 रुपीज़ बैंक रिजर्व में रख देगा, कि ये पैसे जो है रिजर्व में रख देते हैं हम, क्योंकि ये डिपॉजिट है, अगर कोई मांगने आ गया या फिर किसी को देना पड़ा पैसे, तो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी 50 बैंक क्या करेगा, ऑब्वियसली लोन में देगा। अब यहाँ पर जो मनोज है, उसे ये है कि वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, वो अपना खुद का जो चप्पल का ब्रांड एस्टैब्लिश करना चाहता है, तो इस वजह से उसने 50 रुपये लोन लिए। अब ये 50 रुपये लोन लेने के बाद ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देता है कि भाई फैक्ट्री बनाओ फटाफट से, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। तो सीधा फैक्ट्री बनवाई उसने, और ये 50 रुपये कहाँ गए, मनोज के पास। मनोज के पास से इसने सैलरी दे दी इनको, एंड ऑब्वियसली थोड़ा बहुत खर्चा हुआ सामान में, बट लेट से बहुत कम है, सारे पैसे जो है सैलरी में दे दिए टू द वर्कर्स। अब ये वर्कर्स के पास जो पैसे हैं, उनको क्या लग रहा है अब ये पैसों के बारे में, वो ये सोच रहे हैं कि अपने पास रखने से अच्छा बैंक में रख दो, यूपीआई तो है ही, आराम से हम कर लेंगे। तो सारे 50 रुपीज़ वो बैंक में रखने जाते हैं। कौन सा बैंक है उनके एरिया में, सिर्फ एक ही बैंक है, तो इस बैंक में ये लेकर आते हैं, एंड ये 50 रुपीज़ जमा कर देते हैं। ठीक है, तो ये अगेन 50 रुपीज़ और डिपॉजिट हो गया। अब ये 50 रुपीज़ का बैंक क्या करेगा, बैंक अपने पास ऐसे ही थोड़े रखेगा। अब ये 25 रुपीज़ रिजर्व में, और 25 रुपीज़ अब हमारे किसना को जो है ये दे देता है इन द फॉर्म ऑफ लोन। किसना को क्या करना है, पूरी अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री खड़ी करनी है, तो इस वजह से ये क्या करते हैं फिर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो है उनको पैसे देते हैं। 25 रुपीज़ अब लोन में इन्हें मिला आधा पैसा, और ये 25 ने दे दिया। 25 ये क्या करेंगे, बेस्ट क्या है बैंक में रखना, तो बैंक, सेम बैंक में आके 25 रुपीज़। अब इसमें से 12.5 रिजर्व में, 12.5 शंभू बार्बर को भी अपना जो है बार्बर का पूरा स्टोर जो है वो खोलना है, तो इस वजह से उन्होंने अपने पास रखे, और उसमें से थोड़े पैसे जो है दे दिए टू द वर्कर्स की फैक्ट्रीज बनाओ, सॉरी मेरे जो है सलून्स बना दो।
और ये 12.5 रुपीज़ जो है वर्कर्स ने यहाँ पर बैंक में लाके रख दिए। अगेन 6.25 जो है जाता है इन द रिजर्व, 6.25 अगेन लोन में जाता है टू दीज टू गीता, जो क्या करती हैं, अगेन उनको क्या है, स्कूल्स वगैरह एस्टेब्लिश करने हैं। स्कूल्स में टीचर्स को पैसे देने होते हैं, टीचर्स क्या करेंगे, फिर से ये सारे पैसे जो है बैंक में जमा कर देंगे। अब बैंक कहता है चलो ठीक है रहने देते हैं, अब 6.25 अपने पास रख दिया। यहाँ पर हमारा सोचने का चीज़ ये है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सारे जो हैं डिपॉजिट्स हैं, इज़न्ट इट, ये सारे डिपॉजिट्स हैं जो यहाँ पर है। 100 रुपीज़ इनिशियली इससे शुरुआत की गई थी। अब डिपॉजिट सारे क्या है, अब अगर ये देखेंगे अपने अकाउंट में तो इन्हें 100 रुपीज़ दिखेगा, ये देखेंगे अपने अकाउंट में तो इन्हें 50 दिखेगा, ये अपने अकाउंट में देखेंगे तो 25, ये देखेंगे तो 12.5, ये देखेंगे तो 6.25, इज़न्ट इट। तो ये सारे डिपॉजिट्स को एक बार हम ऐड करते हैं। डिपॉजिट्स को अगर हम ऐड करें अच्छे से, अगर आप ऐड करोगे 100 प्लस 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25, ये अच्छे से अगर आप ऐड करोगे तो 200 के आसपास ये जो है आता है। ठीक है, 200 के एग्जैक्ट नहीं, आसपास आएगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एक्चुअली मनी कौन सा है, एक्चुअली जो मनी है बैंक के पास वो किस फॉर्म में है। एक्चुअली मनी बैंक के पास ओनली रिजर्व्स है, बाकी ये 50 रुपीज़ तो लोन में दे दिए हैं, इजंट इट। ऑल्दो उनके अकाउंट में उन्हें 100 रुपये 50 रुपये ये दिख रहा है, लेकिन ये 50 रुपीज़ ये पैसे जो है लोन में दे दिए हैं। बाकी ये रेड में जो है उतना ही मनी यू विल फाइंड इन द बैंक, बैंक के पास, राइट। तो ये रिजर्व्स रखे हुए बैंक के पास, और ये रिजर्व सारे अगर हम ऐड करें एक बार के लिए, 50 प्लस 25 12.5 प्लस 6.25 प्लस 6.25 तो 100। तो एक्चुअली 100 रुपीज़ के जो करेंसी नोट्स है वो बैंक के पास होंगे, बट बैंक ने डिपॉजिट्स कितने के रखे हुए हैं, 200 के। ठीक है, यानी कि 200 के डिपॉजिट दिख रहे हैं बैंक के पास, बट एक्चुअल मनी 100 रुपीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये पूरा मनी का मल्टीप्लिकेशन होता है। ऑल्दो ये एक्चुअल मनी नहीं होता है, बट हमारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट्स में हमें दिखता है, एंड इस प्रोसेस को हम मनी मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, राइट। ये जो मनी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो ब्रॉड मनी M3 है, यानी कि बैंक में डिपॉजिट्स जो हैं वो डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी M0। ठीक है, ये आप जब करोगे तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा, मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइड जो मनी है उसका वैल्यू आएगा, कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पर अगर हम देखें तो डिपॉजिट्स कितना आया था, 200, और हमारा जो रिजर्व मनी कितना था, 100, तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो मनी मल्टीप्लिकेशन है वो रिजर्व रेशियो के ऑपोजिट होता है, यानी कि उसका इन्वर्स होता है। रिजर्व रेशियो कितना है यहाँ पर, रिजर्व रेशियो का मतलब क्या है, कितना परसेंटेज मनी आपके पास जो आ रहा है उसे आपको रिजर्व में रखना है। 50% है ना यहाँ पर, इजंट इट। 100 में से 50 रुपीज़ आपको रिजर्व में रखना है, तो 50% रिजर्व रेशियो, 50 में से 25, 50%। 50% का मतलब क्या है, 50/100, इसका मतलब क्या है, 1/2। अब ये 1/2 का इन्वर्स हमारा मनी मल्टीप्लायर है। ठीक है, दो यहाँ पे फॉर्मूला हो गए। पहला क्या है, M3/M0 अगर आप करोगे तो मनी मल्टीप्लायर आएगा, और ये रिजर्व रेशियो के ऑपोजिट यानी कि इन्वर्स होता है। अब ये हम देख लेते हैं कि कॉन्सेप्ट दिया किसने था, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट। मिल्टन फ्रेडमैन एंड एना स्क्वार्ट्ज नाम के दो लोगों ने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स है, आपको जो है याद रखना है। किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, तो अगर ये 3 लोगों के यहाँ पर कह सकते हैं एंटिटीज़ के जो बिहेवियर है और उनके जो डिसीजन है उस पर डिपेंड करता है। पहला जो पीपल हैं, अगर इन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने यहाँ पे मनी नहीं रखा होता डिपॉजिट में तो ये मनी कभी मल्टीप्लाई नहीं होता। इनके जो है जो भी रिजर्व्स है एंड डिपॉजिट का जो रेशियो है, अगेन बैंक का जो है कितना रेशियो है रिजर्व्स का, रिजर्व रेशियो ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। ठीक है, तो आरबीआई के डिसीजन पे पहली बात तो ये डिपेंड करता है रिजर्व रेशियो कितना है। दूसरी बात, अगर बैंक एक्सेस रिजर्व रख रहा है, यहाँ पर आरबीआई ने कहा 50 रखो, बट बैंक ने क्या किया, 75 जो है रिजर्व में रख दिया, 25 खाली लोन में दे रहा है, तो बैंक के बिहेवियर पर भी डिपेंड करता है।
तीसरा करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, यानी कि लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, लोग अगर यहाँ पर पैसे नहीं रखेंगे तो ये चीज़ मल्टीप्लाई नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। आई होप बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गया। अब आगे ये मनी मल्टीप्लिकेशन तो हमने देख लिया, तो ये इतना है M0, तो ये M3 जो है आपको इतना दिखेगा, थोड़ा मल्टीप्लाई हुआ। अब M3 के आगे क्या होता है, हमने देखा था नॉमिनल जीडीपी, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। M3 के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, करेंसी विद द पब्लिक, डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स आरबीआई के पास जो है। पब्लिक के पास जो करेंसी उसका देख लेते हैं। लेट्स से ये एक पर्सन ए है, इसके पास करेंसी है, पैसे हैं इसके पास, तो ये क्या करेगा, एक फ्रूट खरीदेगा। खरीदने पर क्या होगा, लेट्स से 100 रुपीज़ है, तो 100 रुपीज़ का काम इस नोट ने किया। आगे इसके पास जो पैसे आ गए, ये क्या करेगा, जूस वगैरह कुछ खरीदना होगा, तो इस 100 रुपीज़ के नोट को यूज़ करेगा। सेम 100 रुपीज़ के नोट ने 100 का काम किया और यहाँ भी 100 का काम किया, तो टोटल कितना, 200 रुपीज़ का काम किया। इजंट इट, हुआ ना मल्टीप्लाई, आगे और मल्टीप्लाई हो रहा है ये। इसके साथ क्या हो रहा है, अब इन्हें जो है कैप खरीदना है, बहुत गर्मी है राइट, धूप लग रही है, तो इन्होंने कैप खरीदने के लिए पैसे दिए वेंडर को। यहाँ पर अगेन 100 रुपीज़ का काम किया इसने, तो ये 300 का काम इस नोट ने किया। इसी तरीके से अगर हम लोन की बात करें, जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास, वो क्या करेगा, लोन में पैसे जो है बैंक घुमाता है। तो ये लोन दिया गया है इस मनोज को, अब मनोज ने कृष्णा को दिया 100 रुपीज़ लोन। कृष्णा ने सोचा अरे चलो मुझे तो ज़रूरत नहीं है, मैं शंभू को दे देता हूँ। शंभू को ये 100 रुपीज़ दिया गया, सेम 100 रुपीज़ के नोट ने 200 का काम किया। अब आगे जो है इसने गीता को दे दिया लोन, ठीक है, कि उसको भी ज़रूरत नहीं थी, शंभू को ऑलरेडी लोन ले चुके हैं ना पिछले स्लाइड में, तो अब ज़रूरत नहीं थी। अब गीता के पास ये जो है 100 रुपये हैं, उन्होंने यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये सेम 100 रुपये का नोट आप देख रहे हो, करेंसी विद द पब्लिक, ये आगे जो जा रहा है इस तरीके से यूज़ हो रहा है, लोन्स जो दिए जा रहे हैं वो इस तरीके से यूज़ हो रहे हैं पैसे। तो इस यहाँ पर हम देख सकते हैं सेम नोट ने जो है काम किया है 3 बार 4 बार, जितनी बार ये हाथ बदल रहा है उतनी बार ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हम वेलोसिटी ऑफ मनी कहते हैं। जितना ज़्यादा मनी का वेलोसिटी होगा उतना ज़्यादा उसका मल्टीप्लिकेशन होगा फ्रॉम ब्रॉड मनी। अब ब्रॉड मनी से आगे ये सारा क्या हो रहा है, हम यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं, इजंट इट। ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन एंड उसके खरीदने के पूरे प्रोसेस को हम नेशनल इनकम या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी दो तरह का होता है, एक हम रियल जीडीपी कहते हैं, एक नॉमिनल कहते हैं, ठीक है। नॉमिनल यानी कि आज के जो प्राइजेस है वो, रियल यानी कि लेट से मैं आपसे पूछूं कि इस पेन का प्राइस 10 साल पहले कितना होगा, आज के डेट में अगर ये 100 रुपये का है, 10 साल पहले लेट से 70 या 60 का होगा, इजंट इट। तो कुछ साल पहले क्या दाम था उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखेंगे, उसे हम रियल जीडीपी कहते हैं, और उस दाम के बेसिस पर हम पूरे इनकम को कैलकुलेट करते हैं। क्यों सर, अभी के दाम पे क्यों नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, उस समय से अभी के बीच में इन्फ्लेशन हो गया इस वजह से, ओके। तो ये चीज़ फाइनली मल्टीप्लाई होकर आज के डेट में क्या बन जाता है, नॉमिनल जीडीपी। ये पूरे जो पैसे 300 रुपये ये क्या है, नॉमिनल जीडीपी है, ओके। ये सारे पैसे जो है यूटिलाइज हुए हैं एंड इन गुड्स एंड सर्विसेज की पूरी वैल्यू है, दैट इज नॉमिनल जीडीपी। अब वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यू कैन कैलकुलेट इट यूजिंग दिस फॉर्मूला, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय ब्रॉड मनी, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी यहाँ पे कितना है, 600 रुपये। ब्रॉड मनी कितना था, यहाँ 100 रुपये, यहाँ 100 रुपये, इजंट इट, तो 200 रुपये कुल मिलाकर। तो कितना है यहाँ पर वेलोसिटी, 3, ओके। तो इस तरीके से वेलोसिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो वी हैव सीन द जर्नी M0 से M3 क्या होता है, अब M3 से फिर ये वेलोसिटी जो है नॉमिनल जीडीपी जब बनता है तो और मल्टीप्लाई होता है, तो इस तरीके से मनी मल्टीप्लाइज, ओके। दोनों टर्म्स आई होप आपको समझ में आ गए। नाउ दैट वाज मनी सप्लाई। आगे हम बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज अ, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ, right? The concept of inflation refers to sustained rise in general level of price of goods and services in an economy over a period of time. Inflation का मतलब सिंपली अगर मैं बताऊं तो प्राइस अगर बढ़ जाता है, किसी चीज़ का दाम जो है बढ़ गया, 40 रुपीज़ में मैंने खरीदा था, अरे आज मैं गया 50 रुपये में बेच रहा था वो, ठीक है, वो एक बड़ा डिस्कशन का टॉपिक बन जाता है। तो ये जो हो रहा है दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, राइट। डेफिनेशन क्या है, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको पढ़ के, इजंट इट। तो यहाँ डेफिनेशन में दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिफर्स टू सस्टेन्ड राइज
एंड जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में इंक्रीज जो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मोस्टली 1 ईयर में कितना चेंज हुआ है वो देखा जाता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है जिन्हें हम स्टडी करेंगे। सस्टेन्ड राइज का मतलब क्या है, जनरल लेवल का मतलब क्या होता है। सस्टेन्ड राइज यानी कि ऐसा नहीं कि कल एक दिन बढ़ा और फिर बाकी दिन कम हो गया, सेम लेवल पे प्राइस आ गया, दैट इज नॉट इन्फ्लेशन। थोड़े टाइम तक बढ़ते रहना चाहिए, देन वी विल कॉल दैट सिचुएशन एज इन्फ्लेशन। जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज क्या का मतलब क्या है, लेट्स से ब्रेड के प्राइसेस बढ़ गए, सिर्फ ब्रेड के प्राइसेस बढ़े और किसी चीज के नहीं, तो इसे हम स्पेसिफिक इंक्रीज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस कहेंगे। ठीक है, ओनली एक प्रोडक्ट के प्राइस बढ़े हैं, लेट से पूरे जो मार्केट में हर एक प्रोडक्ट है सबका प्राइस बढ़ गया, तो उसे हम जनरल लेवल ऑफ इंक्रीज इन द प्राइसेस कहेंगे। आई होप ये चीज़ क्लियर है। इन्फ्लेशन का मतलब पहली बात इंक्रीज इन प्राइस होता है, राइट। दूसरी बात है कि ये थोड़े समय तक सस्टेन होना चाहिए, यानी कि थोड़े समय तक, 1 साल तक प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं या फिर 6 महीने तक प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कह सकते हैं। अगर साथ में ये जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ गुड्स का प्राइसेस, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं, देन विल कॉल इट इन्फ्लेशन। आई होप ये चीज़ क्लियर है। अब इन्फ्लेशन के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है, पहला तो डिमांड पुल, दूसरा कॉस्ट पुश। मतलब क्या है सर, ठीक है, डिमांड सप्लाई हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे यहाँ पर। डिमांड और लेट्स से जितनी चीज़ें डिमांड की जा रही हैं मार्केट में, जितने एप्पल्स डिमांड किए जा रहे हैं मार्केट में, उतने एप्पल्स ये लेकर आ रहा है, यानी कि नॉर्मल डिमांड 100 एप्पल्स की है और नॉर्मल सप्लाई जो है 100 एप्पल्स की हो रही है। तो इस ऐसे में जो भी प्राइस है, दोनों नॉर्मल रहेंगे तो जो भी प्राइस है वो एक लेवल पर रहेगा। अब लेट्स से इन्फ्लेशन का सिचुएशन इमेजिन करते हैं, बहुत ही रिच पर्सन आया यहाँ पे, पूरा एप्पल्स मुझे दे दो, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल लोग तो चाहते हैं कि एप्पल्स आए, सप्लाई तो नॉर्मल है, 100 एप्पल्स की है, लेकिन ये जो रिच पर्सन है उसने कहा कि यहाँ बहुत सारे एप्पल्स मुझे चाहिए। तो 100 लोगों की डिमांड तो पहले से थी, ये व्यक्ति वहाँ पर आया तो इसने और 100 एप्पल्स की डिमांड क्रिएट कर दी, यानी कि 200। तो ऐसे में क्या होगा, सप्लाई तो 100 की है बट डिमांड 200 की है, तो क्या करेंगे, ये जो भी सबसे ज़्यादा दाम देगा एप्पल का उसको हम दे देंगे। जब डिमांड बढ़ता है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है, इसीलिए इस फर्स्ट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन को हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सप्लाई एंड डिमांड है, अब डिमांड अगर बढ़ गई तो ऐसे में आपका प्राइस बढ़ेगा, तो दैट इज कॉल्ड हाई डिमांड के समय में डिमांड के वजह से जो पुल हुआ है प्राइस, उसे डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। कई बार होता ये है कि डिमांड जो है सप्लाई के कंपैरिजन में हाई हो जाता है ऑटोमेटिकली, डिमांड बढ़ता नहीं है बट फिर भी नॉर्मल डिमांड पे हो जाता है। कैसे सर, डिमांड नॉर्मल है, 100 एप्पल्स की है, लेकिन एप्पल लाने वाली जो गाड़ी है वो एकदम होलसेल मार्केट तक जो लाती है वो क्षतिग्रस्त हो गई। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, सिर्फ 50 एप्पल्स आ पाए, ठीक है, किसी तरीके से रोड पे कहीं से आ पाए। ऐसे में आप देख रहे हो कि डिमांड तो नॉर्मल है बट सप्लाई आपका कम हो गया है। तो क्या है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, क्या ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड के पुल के वजह से यहाँ पर अगेन प्राइसेस बढ़ जाएंगे। आई होप दैट इज क्रिस्टल क्लियर कि जब ये दोनों इक्वल होते हैं तब प्राइसेस नॉर्मल होते हैं। जब भी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होता है, ऐसे में हम देखेंगे कि प्राइस बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। आई होप क्लियर है। अब कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में एक फैक्ट्री है, लेट से वहाँ पर जो भी सामान ये बना रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और जो उस फैक्ट्री के ओनर्स को प्रॉफिट चाहिए, ये दोनों को मिला के उसका प्राइस डिसाइड होता है। बट अब प्रोडक्शन कॉस्ट जो है इस चीज़ का बढ़ गया है, क्योंकि ये जो वर्कर हैं नॉर्मली काम नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारे जो है तनख्वाह बढ़ाओ। ठीक है, ऐसा जब ये कह रहे हैं, ऐसे में क्या होगा, जो फैक्ट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, इजंट इट। प्रॉफिट तो सेम रखा है इन्होंने बेचारों ने, बट इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ गया, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, फाइनल प्राइस पे आएगा। तो उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, कॉस्ट ने इस इन्फ्लेशन को पुश कर दिया, दैट इज द थिंग। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि प्रोडक्शन कॉस्ट हमने जो है बढ़ाया नहीं, कुछ एम्प्लॉयज़ जिन्होंने ये शुरू किया तो उसे हमने फायर कर दिया, तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड तो नॉर्मल है लेकिन सप्लाई जो उसकी है वो कम हो जाएगा। या फिर हम ये कह सकते हैं कि लेट से रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया, तो ऐसे में सप्लाई जो है कम हो जाएगा और इन द डिमांड सेम है, तो ऐसे में क्या होगा,
डिमांड सप्लाई से ज़्यादा है, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। ओके तो ये किस वजह से हुआ, कॉस्ट के बढ़ने की वजह से हुआ, दैट्स व्हाई कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके इफेक्ट्स क्या है, पहले तो नेगेटिव इफेक्ट्स हम देख लेते हैं बिफोर इन्फ्लेशन। यहाँ मनोज और किसना है, तो मनोज ने क्या किया बिफोर इन्फ्लेशन, मनोज ने एक्चुअली जो पैसे हैं उनका यूज़ किया। अब इस मनोज के पास पैसे हैं तो मनोज ने यूज़ किया 200 रुपए के दो बास्केट्स ऑफ फ्रूट जो है किसना से ले लिए। अब इन्फ्लेशन के समय में क्या होगा, वेरी सिंपल, 200 रुपये लेके जाएगा बट किसना सिर्फ एक बास्केट ऑफ फ्रूट्स देगा। इसका मतलब क्या है, जो मनी की वैल्यू है वो एक्चुअली कम हो गई है और परचेजिंग पावर जो मनोज का है वो भी कम हो गया। ये पहला है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी मार्केट में आ जाती है, इन्फ्लेशन, चीज़ों के प्राइसेस बढ़ रहे हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो स्टॉक मार्केट वगैरह गिरने लगता है, क्योंकि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी जो फीलिंग है, वो परसेप्शन है, वो नेगेटिव हो जाता है। इसके अलावा स्टोर्स में जो बहुत सारे सामान हैं, ये आप देखते हो कि आज तो 100 रुपये हो गए, कल इसका दाम 150 हो सकता है, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहा है, तो आज ही खरीद लेते हैं, तो बहुत सारा सामान आप ले लेते हो इस के तरह, और गुड्स की शॉर्टेज होने लगती है। सो दीज आर द नेगेटिव्स। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, यहाँ पर जो प्राइजेस बढ़ने की वजह से जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनकी दुकान है लेट्स से, तो उन्हें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। ऑब्वियसली रियल टर्म्स में नहीं होता, बट उन्हें ऐसे देखने में लगता है कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्राइजेस इसके बढ़ गए। पहले ये साबुन का 100 रुपये दे के जाती थी, अब 150 रुपये में जो है ये साबुन लेके जा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। डेटर्स को फ़ायदा होता है। डेटर्स कौन है, जिन्होंने भी लोन ले रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से लोन ले रखा है किसना ने, और फिर इन्फ्लेशन के समय जो है इसे लौटा रहे हैं, तो इन्फ्लेशन से पहले लेट्स से इसे लौटा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, ये विथ विदाउट है, ठीक है। तो लेट्स से इन्फ्लेशन से पहले इसे जो है लौटा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, किसना वो लोन के पैसे जो वापस आए उससे दो बास्केट 200 रुपये से दो बास्केट जो है खरीदे। अब यहाँ पर इन्फ्लेशन के साथ विथ इन्फ्लेशन क्या होगा, इन्फ्लेशन के समय में ये चीज़ होगी कि हम देखेंगे कि जब ये किसना ने पैसे लौटाए हैं तो सिर्फ एक बास्केट खरीदा, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन है, प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो यहाँ पर जो किसना है, इसका एक तरीके से, जिसने लोन ले रखा है जो कि डेटर है, उसका फ़ायदा हो गया, बिकॉज किसना ने क्या किया, ये जो पैसे हैं वो इन्फ्लेशन के समय वापस किए हैं, और इन्फ्लेशन के समय वापस करने के वजह से उन पैसों की वैल्यू कम हो गई, और पैसे जो इनिशियली किसना ने ले रखे थे उसके कंपैरिजन में जो पैसे इसने लौटाए हैं उसकी वैल्यू कम है। अब उसको सेम मनी को लौटाने पे, पहले तो दो बास्केट खरीद पा रहा था, अब एक बास्केट ही मिल रहा है, तो वो मनी लौटाने पे इसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट इसीलिए हुआ, ऑब्वियसली रियल टर्म्स में नहीं होता, बट देन अगर आप इन्फ्लेशन के टर्म्स में देखो तो एक बास्केट दो बास्केट से ज़्यादा है, तो इस वजह से इसे प्रॉफिट हो जाता है कि जो पैसे मैंने लिए थे उसकी वैल्यू देने वाले पैसे से जो है ज़्यादा है, राइट। अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स विच अमंग द फॉलोइंग, बोरोअर्स, पीपल हु हैव बिजनेस, लेंडर्स, किसको किसको ये बेनिफिट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर 1 2 एंड 3, 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 2 ये दिया हुआ है, तो बोरोअर्स को तो ये बेनिफिट करता है, जिनके बिजनेस उसको भी करता है, लेंडर को नहीं करता, जिसने पैसे दे रखे हैं उसको बेनिफिट नहीं होता, उसको लॉस होता है, क्योंकि आगे जाकर जो पैसे मिल रहे हैं उनकी वैल्यू कम है, इस वजह से ओनली 1 एंड 2, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इन्फ्लेशन को कई तरीके से मेजर किया जाता है, एंड जो मेजर करने के लिए एक इंडेक्स हम यूज़ करते हैं उसे हम प्राइस इंडेक्स कहते हैं। प्राइस इंडेक्स एक वेटेड एवरेज होता है, यानी कि एक बास्केट ऑफ गुड्स लेंगे, बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि कुछ गुड्स को, सर्विसेज को कंसिडर करेंगे, इनके प्राइस कैसे चेंज हो रहे हैं वो देखा जाता है। इनिशियली इनका प्राइस लेट्स से किसी एक साल में 2011 में एक जो बास्केट ऑफ गुड्स है, बहुत सारे गुड्स हमने लिए, उसमें 100 रुपये जो है इसकी प्राइस फिक्स किया हमने। आज के डेट में इसके प्राइस क्या हो गए, लेट्स से 150 रुपीज़ हो गए, तो इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है वो 100 से 150 हो गया होगा, ये इंडिकेट करता है कि इन्फ्लेशन बढ़ गया। ओके, तो दैट इज़ द थिंग, और इसका परसेंटेज भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज 150 है, और ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, डिफरेंस कितना है डिवाइडेड बाय इनिशियल कितना है इंटू 100% है ना, तो यहाँ पर ये 50/100 एंड 100% ऑब्वियसली ये 50% हो जाएगा।
सॉरी 50/100, यस 50% हो जाएगा, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये जो इन्फ्लेशन है वो 50% राइज हुआ, ये चीज़ हम कर सकते हैं। और यहाँ पर दो तरीके के इंडेक्स जो है बनाए जाते हैं, एक तो कंज्यूमर्स के होते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट के। तो कंज्यूमर के जो गुड्स हैं वो अलग होंगे इन कंपैरिजन टू इंडस्ट्रियलिस्ट। कंज्यूमर फूड वगैरह यूज़ कर रहे होंगे, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, जो हम फ्यूल एंड लाइट का मतलब है हम जो पेट्रोल यूज़ करते हैं और अलग अलग जो फ्यूल्स है उन्हें यूज़ करते हैं। क्लोथिंग, फुटवेयर हो गया, पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट तो यूज़ करना ही है। मिसलेनियस में नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब आपके जो है खर्चे आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के प्राइसेस कैसे बढ़ रहे हैं वो उसे हम एक बास्केट में डालेंगे तो वो एक्चुअली कहलाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्राइस इंडेक्स विच इज़ रिलेटेड टू कंज्यूमर, इट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट से रिलेटेड क्या होता है, होलसेल। ये सारे होलसेल लेवल पर होते हैं, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल लेवल पर जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उनके प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो मेनली इंडस्ट्रियलिस्ट किस चीज़ से उन्हें मतलब होता है, किसी और से नहीं, प्रॉफिट से। और प्रॉफिट क्या है, मैन्युफैक्चर्ड उनके गुड्स के प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं, और वो कितना इलेक्ट्रिसिटी और ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। फ्यूल एंड लाइट एंड फूड तो खाना ही है, फूड एंड बेवरेजेस भी इसमें होते हैं, राइट। तो ये हो गया इनका बास्केट, ये हो गया इनका बास्केट। ओके, तो दिस इज द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर के लेवल पर जो हम कह सकते हैं जो चीज़ें हैं उनके प्राइसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। तो ये लेवल्स देख लेते हैं। फैक्ट्री में सामान बना, सामान बनने के बाद यहाँ पर जो है ये प्रोड्यूसर के लेवल पर होता है। प्रोड्यूसर के लेवल पर जो सामान है उसे हम प्रोड्यूसर लेवल या फिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये अलग चीज़ है, वी डू नॉट हैव टू, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है प्रोड्यूसर के लेवल पर। अब इस पे क्या होगा, होलसेल मार्केट में गया तो थोड़े से टैक्सेस यहाँ पे लग जाते हैं। तो वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लग गए, अब ये होलसेल मार्केट में चला गया। होलसेल मार्केट में प्रोडक्ट है तो होलसेल मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं प्राइजेस के, उस लेवल पर हम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे हम होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब होलसेल मार्केट से और आगे ये ट्रांसपोर्ट होगा रिटेल लेवल पर। रिटेल मतलब लोगों के पास, आपके घर के पास के दुकान में जब वो सामान आ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटेल लेवल एंड दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पर जो लोग कंज्यूम करते हैं, हाउस होल्ड, वो सब कैलकुलेट एनएसओ करता है। तरफ एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, सो वी आर मूविंग स्लाइटली फास्टर, और ये मंथली बेसिस पर होता है। इसके अलावा इसका बेस ईयर 2012 है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एक ईयर से कंपेयर होता है तो उसे हम बेस ईयर कहते हैं। बेस ईयर 2012 और उस समय का जो सीपीआई है 100 है। अब सीपीआई रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज के लिए अलग अलग कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स के बास्केट्स अलग होंगे एंड उसे कंबाइन करके कंबाइंड कैलकुलेट किया जाता है। बहुत सारे फील्ड स्टाफ एंड ऑल लगती है एंड इसे कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फूड से रिलेटेड कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स भी है। वी जस्ट नीड टू नो कि फूड से रिलेटेड ये इंडेक्स है, और कोर इन्फ्लेशन एक कॉन्सेप्ट है जो हम आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसके अलावा डियरनेस अलाउंस जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। आपको गवर्नमेंट जॉब्स में डियरनेस अलाउंस मिलता होगा। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और वो भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो कैलकुलेट किया गया है। तो और दो तरह के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जहाँ पर एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर एज वेल एज इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इनके भी बास्केट ऑफ गुड्स जो है अलग होते हैं। इस वजह से इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए सीपीआई जो कैलकुलेट किया जाता है उसके बेसिस पर आपका डीएनएस अलाउंस वेरी होता रहता है मंथली वाइज। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है सीपीआई में, अगर हम देखें, फूड, बेवरेजेस, पान, टोबैको, क्लोथिंग, फुटवेयर, हाउसिंग, फ्यूल, मिसलेनियस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं एंड यहाँ पर फूड बेवरेजेस जो है इसका सबसे हाईएस्ट हम कह सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब कोर इन्फ्लेशन को एक बार समझ लेते हैं जो हमने देखा था। तो इन्फ्लेशन के कंपोनेंट्स क्या है कंज्यूमर के लेवल पर, मेनली अगर हम देखें तो सर्विसेज है, हाउसिंग है, क्लोथिंग है। यहाँ पे ये सारे जो हम कह सकते हैं कि हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एंड ऑल। एंड दो कंपोनेंट्स यहाँ पर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो हो गया फूड, राइट, फूड एंड बेवरेजेस, और दूसरा हो गया फ्यूल एंड लाइट। फ्यूल एंड लाइट यानी कि पेट्रोल वगैरह। ये दोनों को अगर आप ध्यान से देखो तो इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा चेंज होते रहते हैं, इजंट इट। आज पेट्रोल का दाम कुछ है, कल कुछ और है। खाने के सामान जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, उनके आज के दाम कुछ है, कल कुछ और है। इस वजह से इन दोनों के दाम, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें तो इन दोनों के दाम बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल एंड वेरियस तरीके से वो देखते हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज है वो, वहाँ पर कोर इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है। तो क्योंकि इन दोनों के दाम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते, इन दोनों को कैलकुलेट ही नहीं करते हैं वो।
ओके, बट इंडिया जैसे कंट्री में ये दोनों मेन कंपोनेंट्स है जिनके दाम चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स होते हैं, इन्हें वोलेटाइल कहा जाता है। इनकी वोलेटिलिटी के वजह से इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में इन दोनों को कई बार जो है इंक्लूड नहीं किया जाता, कहा जाता है कि इसके प्राइस तो बढ़ने ही हैं, उसके अलावा इन्फ्लेशन क्या है वो बताओ। ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोल से बाहर होने लगता है कई बार। बट इंडिया के केस में हमें कोर इन्फ्लेशन कैलकुलेट हम नहीं कर सकते हैं, हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं। हेडलाइन का मतलब होता है ऑल द कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके, और जो एक्चुअली हेडलाइंस क्रिएट करता है वो वाला इन्फ्लेशन, मेनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वो होता है। ठीक है, तो उसमें फ्यूल एंड ये फूड को इंक्लूड किया जाता है। आई होप दैट इज़ क्लियर। बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हटाकर जब हम इन्फ्लेशन कैलकुलेट करते हैं उसे हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। ओके, सीपीआई को कैलकुलेट करने का तरीका मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। लेट्स से मई 2022 में इतना है, मई 2021 में इतना है, तो इन दोनों को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, सॉरी, इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहाँ पर जो इंक्रीज हुआ है सीपीआई में वो कितना है, डिवाइडेड बाय इनिशियली कितना था 176.20 इंटू 100%। अगर आप ये करोगे तो अराउंड 4.09% के आसपास आता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, पूछा गया, राइट। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन डब्ल्यूपीआई। अब डब्ल्यूपीआई में होलसेल लेवल पर क्या प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, दैट होलसेल लेवल पर ये डब्ल्यूपीआई को एनएसओ नहीं, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। 2011-12 बेस ईयर है। 3 कमोडिटी ग्रुप्स, प्राइमरी आर्टिकल, फ्यूल एंड पावर, एंड हाईएस्ट वेटेज आप देख सकते हो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को है। फूड इंडेक्स इसका भी कैलकुलेट होता है, 24.4% वेटेज है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आईआईपी नाम का एक और इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट किया जाता है इसी से रिलेटेड। उसमें क्या है, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, 3 चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम जो है मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर वेटेज दिया गया है 2011-12। सीपीआई डब्ल्यूपीआई मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। जीडीपी डिफ्लेटर नाम का एक है इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए तरीका, जिसे क्वार्टरली लेवल पर कैलकुलेट करते हैं। क्या है ये जीडीपी डिफ्लेटर, देख लेते हैं। 2011 में इस बास्केट को खरीदने के लिए 200-400 रुपये लग रहे थे। आज के डेट में इस बास्केट ऑफ फ्रूट्स को खरीदने के लिए 400 रुपये काफ़ी नहीं, आप देख सकते हो 800 से 1000 रुपये के आसपास यहाँ पर है। ओके, तो इस चीज़ को हम रियल, वी कैन कॉल इट रियल जीडीपी। ठीक है, रियल नेशनल इनकम, यानी कि ये 400 रुपये नेशनल इनकम में कैलकुलेट हम कर सकते हैं अगर ये पूरे सारे गुड्स जो हमारे नेशन प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रियल जीडीपी हम कहते हैं। और ये जो है नॉमिनल जीडीपी हम कहते हैं आज के डेट के जो प्राइजेस हैं। तो उस समय से कंपेयर करने पर आज के डेट में प्राइजेस कितना बढ़ गए हैं, अगर हमें वो कैलकुलेट करना है। नॉमिनल जीडीपी लेट्स से यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, ये 400 है, तो इसका जो वैल्यू होगा, कितने बार ये मल्टीप्लाई हुआ है, 4 नोट दिख रहे हैं तो 800 रखते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, तो 2 टाइम्स। ठीक है, तो जीडीपी डिफ्लेटर इज 2 टाइम्स। तो एक आइडिया देता है कि इन्फ्लेशन किस तरीके से हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। तो दैट वाज आवर कॉन्सेप्ट, एंड मई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। लेट्स ट्राई टू आंसर। डब्ल्यूपीआई सीपीआई डेटा रिलीज किया जाता है एवरी डैश इन इंडिया। ठीक है, एवरी मंथ किया जाता है, ईयर, 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स में। तो वी नो कि डब्ल्यूपीआई सीपीआई जो इंडिसेस है उन्हें एवरी मंथ रिलीज किया जाता है। सो ए विल बी द राइट आंसर। 3 मंथ्स किसके लिए राइट होगा, जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर अनदर इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक टर्म है, तो वो क्वार्टरली रिलीज किया जाता है विच इज 3 मंथ्स। ओके, नाउ लेट अस मूव टू चैप्टर 15, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर हमें डिस्कस करना है, तो हमें पता होना चाहिए इंटरेस्ट क्या है सबसे पहले। लेट्स से यहाँ पर जो मनोज है उन्होंने कृष्णा को सम अमाउंट ऑफ मनी दिया। अब कृष्णा को ये लोन में मिला है, तो कृष्णा क्या करेंगे, लोन जब लिया है तो रेगुलरली उन्हें इंटरेस्ट तो वापस करना है, तो रेगुलरली वो इंटरेस्ट देते रहेंगे वापस। ओके, तो इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो लोन के सामने जो भी मनी हम पे कर रहे हैं, आपको वो पूरा लोन का पैसा तो लौटाना ही होगा, बट थोड़ा एक्स्ट्रा, क्योंकि अपना पैसा अपने पास भी रख सकता था मनोज, बट मनोज ने ये पैसे कृष्णा को दे दिए, तो इस वजह से उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हुए हम उस चीज़ के पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ़ोन खरीदना है हमें, फ़ोन खरीदने में पैसे देते हैं ना, इसी तरीके से पैसे जब हम ले रहे हैं, तो उस पर हमें थोड़ा सा उसके सामने ये जो है अमाउंट पे करना पड़ता है। पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ द सम, वो मनी को यूज़ करने के लिए किसना को अमाउंट पे करना पड़ रहा है, दैट इज़ इंटरेस्ट। सेकेंड वे ऑफ डिफाइनिंग इंटरेस्ट इज़, आपको पता है कि देर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, लेबर की, लैंड की ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर एज वेल एज कैपिटल की ज़रूरत है।
इनको जो पेमेंट जाती है उसमें से वन काइंड ऑफ पेमेंट जो है वो इंटरेस्ट है। यहाँ पर पहला जो लेबर है उसको किस तरह का पेमेंट जाता है, वेजेस आप देते हो, लैंड पर आप रेंट जो है वो देते हो। अब ये सारा खरीदने के लिए आपको पैसे लगे तो आपने किसी से लोन लिया, उसे हम कैपिटल कहते हैं। उसके सामने, कैपिटल के सामने आप क्या देते हो, इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट देते हो। ओके, तो एक्चुअली वन ऑफ द पेमेंट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ पेमेंट जो हैं, सॉरी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उनका वन ऑफ द पेमेंट इज इंटरेस्ट। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर एंड यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैपिटल। तो इनको पेमेंट क्या क्या किया जाता है, लेबर को वेज, लैंड को रेंट, और जो कैपिटल है उसको इंटरेस्ट दिया जाता है। प्रॉफिट जो एंटरप्रेन्योर है जिसने ये सारा कुछ खड़ा किया है उसको प्रॉफिट मिलता है। ओके, तो वन ऑफ द पेमेंट्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज इंटरेस्ट। ये दो तरीके से हमने इंटरेस्ट को डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हम ये चीज़ देखेंगे, तो ये हाँ ठीक है, अब पैसे बहुत दे दिए एक दूसरे को। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका पर्पस क्या है इंटरेस्ट का। सबसे पहले तो इंटरेस्ट, जैसा कि हमने देखा कि सम होता है, जो मनी, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे करते हैं क्योंकि उसने अपने पैसे मुझे दिए हैं, तो एक्स्ट्रा अमाउंट इज इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट एक्चुअली डिसाइड कैसे होता है, तो एक तो प्योर इंटरेस्ट हुआ, प्योर इंटरेस्ट यानी कि ये डिसाइड होता है बेस्ड अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई। और दूसरा होता है डिफरेंस, अगर इसमें आ जाए या फिर थोड़ा एडिशनल अमाउंट जो है, जो इंटरेस्ट है वो ऐड करते हैं कई बार। लेट्स से प्योर इंटरेस्ट 5% हमने कैलकुलेट किया, इस पर आप कह रहे हो कि जो नॉर्मल टर्म्स है वो एग्री नहीं कर रहे बहुत साल बाद, या फिर किसी ऐसे पर्सन को दिया जा रहा है जो कि शायद डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो ऐसे में काफ़ी रिस्क होता है। इस वजह से रिस्क उठाकर भी जब आप पैसे देते हो तो वो डिफरेंस या फिर एडिशनल जो इंटरेस्ट है वो आप चार्ज करते हो। आप कहोगे +4% में चार्ज करूंगा, आप कहोगे कि +5% में चार्ज करूंगा, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% आपका इंटरेस्ट बैठ रहा है, यहाँ पे 9% बैठ रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ है, राइट। तो दैट इज़ द थिंग। तो नॉर्मल डिमांड और जो बोरो करने की डिमांड है, लोग डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई जो है लोनेबल फंड्स की, उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो सेट होता है। अगर हाई डिमांड है तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई रहेगा, 6% रहेगा। अगर डिमांड कम है इन कंपैरिजन टू सप्लाई, सप्लाई काफ़ी हाई है, तो यहाँ पर 4% इंटरेस्ट रेट होगा, इजंट इट, नॉर्मल से कम होगा। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पर प्योर इंटरेस्ट सेट होता है। इस पर थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐड होता है बेस्ड अपॉन रिस्क कितना है उसमें, और ट्रबल कितना हो रहा है। ट्रबल यानी कि वो इंटरेस्ट देने में बहुत सारा प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ा, आपको उसका जो है पेपर्स बनाने पड़े, फिर वहाँ जाना पड़ा, कुछ पेपर सबमिट करने पड़े, ये सारा जो ट्रबल है उस को चार्ज किया जाता है। ठीक है, प्योर इंटरेस्ट तो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हमने दे दिया, एंड देन जो ट्रबल एंड रिस्क है, रिस्क तो मैंने बता दिया और ट्रबल का मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से ये होता है, तो उसको भी चार्ज किया जाता है, एंड वो एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऐड होता है। दैट इज हाउ इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड। लेट अस पिक द ऑड वन आउट। यहाँ पर रेंट, वेजेस, मनी, इंटरेस्ट, तो मनी यहाँ पर ऑड वन है, इजंट इट, क्योंकि ये तीनों जो है पेमेंट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। मनी इज द ऑड वन आउट, डी विल बी द राइट आंसर। अब आगे हम देख रहे हैं इसी इंटरेस्ट को सेट करने के लिए, इंटरेस्ट को कैसे डिसाइड किया जाता है, उस पर सारा का सारा हमारा चैप्टर है 15, थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट। तो थियोरीज ऑफ इंटरेस्ट में मेनली हम देखेंगे कि किसने ये थियोरी दी है, डेफिनेशन क्या है इंटरेस्ट की, उन्होंने इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन किया है, पर्पस क्या है इंटरेस्ट को चार्ज करने का, और फैक्टर्स क्या है जो कि जिस पर इंटरेस्ट डिपेंड करता है, और कैसे वो चेंज होते हैं। इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या क्या देखेंगे, पहला तो किसने वो थियोरी दी है, क्या किस तरीके से इंटरेस्ट को उन्होंने डिफाइन किया, राइट, पर्पस क्या है इस इंटरेस्ट को चार्ज करने का, एंड फैक्ट किस चीज़ पर ये इंटरेस्ट जो है वेरी करता है, वो सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों को इस तरीके से जो है एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहली बात, किसने डेवलप किया है, पहला जो थियोरी है, दो थियोरीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, लेट मी टेल यू। पहला जो है क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट हम इसे कह रहे हैं, दूसरा है एलपी या फिर कीन्स जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी इसे हम कहते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट। तो दो थियोरीज हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है दोनों का, बट वो ये बताते हैं कि किस तरीके से इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है, किसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि किसने डेवलप किया है इसे, और उसके बेसिस पर इस थियोरी ऑफ इंटरेस्ट के कुछ और नाम भी है। इसे हम डिमांड एंड सप्लाई थियोरी भी कहते हैं, कैपिटल थियोरी भी कहते हैं, रियल थियोरी भी कहते हैं, सेविंग इन्वेस्टमेंट थियोरी भी कहते हैं। अब यहाँ से आपको ध्यान से सुनना होगा, बिकॉज जो थोड़ा सा है, थोड़ी सी थियोरेटिकल डिस्कशन होगी, एंड उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है डीप जाएगा।
राइट। तो फर्स्ट थिंग इज हु हैज डेवलप्ड, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर, इन्होंने ये डेवलप किया है अलॉन्ग विथ हिम अल्फ्रेड मार्शल, उन्होंने जो है इसे मॉडिफाई किया है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं ये, इन्होंने कहा है कि इंटरेस्ट इज एक्चुअली रिवॉर्ड फॉर प्रोडक्टिव यूज ऑफ कैपिटल, कैपिटल का कितना अच्छे से प्रोडक्टिव यूज किया जा रहा है उसका रिवॉर्ड है। ठीक है, आप किसी से लोन लोगे और उस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको फ़ायदा हो रहा है ना, तो उसका पेमेंट तो आपको करना होगा, तो वो इंटरेस्ट है। इसके अलावा आर्थर सेसिल पिगो, इन्होंने भी, ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, इन्होंने भी कहा है कि इंटरेस्ट इज प्राइस ऑफ टाइम, यानी कि इंटरेस्ट जो है, मैंने हो सकता है मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं अभी खर्च कर सकता था, बट मैंने उस चीज़ को टाला, सैक्रिफाइस दिया, और वो पैसे मैंने किसी और को दे दिए ताकि मैं फ्यूचर में खर्च कर सकूँ थोड़े एक्स्ट्रा पैसे। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है, जो टाइम यहाँ पर लग रहा है, टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है और फिर मनी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी आगे जाकर, उसका प्राइस है। ओके, अब लेट्स से यहाँ इंटरेस्ट जो है होता क्या है, इस चीज़ को कैसे क्लासिकल थियोरी में डिसाइन जो है बताया गया है। ये कहा गया कि इंटरेस्ट इज द प्राइस पेड फॉर सप्लाई ऑफ सेविंग्स टू मीट द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, सॉरी। तो यहाँ पर जो सप्लाई ऑफ सेविंग्स है उसके सामने हम प्राइस पे कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास पैसे हैं और मैंने ये पैसे किसी को दे रखे, तो उसकी पेमेंट है, उसके सामने जो है पेमेंट हम कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट, सिंपल टर्म्स में बताया गया है। तो यहाँ पर सप्लाई एज वेल एज इन्वेस्टमेंट, सॉरी सेविंग्स एज वेल एज इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, इस वजह से इस थियोरी को सेविंग इन्वेस्टमेंट थियोरी कहा जाता है। ये सप्लाई डिमांड की बात करता है, इस वजह से इस थियोरी को सप्लाई एंड डिमांड थियोरी कहा जाता है। जिस तरीके से ये एक पेमेंट है और ये कैपिटल दिया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, तो इसे हम कैपिटल थियोरी भी कहते हैं। ठीक है, तो रियल थियोरी क्यों कहते हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। लेट्स से अगेन मनोज है, उन्होंने ये पैसे दिए टू किसना, सो दैट अपनी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कर सके, तो उसका जो प्राइस दे रहे हैं वो हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम आगे देख रहे हैं पर्पस क्या है इस इंटरेस्ट का, तो ये रिवॉर्ड है सेविंग्स का, एंड सेविंग्स इज इंटरेस्ट इलास्टिक। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें समझना है। पहली बात तो ये जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो रिवॉर्ड है, सेविंग्स इसने, मनोज ने सेविंग्स कर रखी थी बट वो इसे दे दिया, तो उसका रिवॉर्ड दे रहा है किसने, सिंपल। ठीक है, और इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट के साथ सेविंग्स किस तरीके से वेरी होता है, ये चीज़ भी क्लासिकल थियोरी बताता है। तो ये कहा जा रहा है कि जैसे जैसे आपका जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलने लगता है, उतना ज़्यादा आपका जो है सेविंग्स भी आप देने लगते हो, तो इस वजह से ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है इस तरीके से। ठीक है, इस वजह से सेविंग्स इज इंटरेस्ट इलास्टिक ये कहा गया है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वेरी करता है बेस्ड अपॉन सेविंग, सेविंग जितना ज़्यादा है उतना ज़्यादा आपका जो है आप चाहोगे कि इंटरेस्ट पर पैसे दें, और फिर इंटरेस्ट जितना ज़्यादा मिल रहा है उतना ज़्यादा आप जो है सेविंग्स को लोन में देना चाहोगे। ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अब हम आगे देख रहे हैं फैक्टर्स जो इस पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो यहाँ पे कुछ रियल फैक्टर्स हैं जो कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स आपको दिख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हो वो आपको दिख रही है, इसीलिए इन्हें रियल फैक्टर कहा जाता है। जो ट्रांजैक्शन आपने कर दिया है वो क्या आपको दिखा, यूपीआई से आपने पैसे भेजे, दिखा नहीं, तो उसे फाइनेंशियल कहा जाता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वगैरह आपको जो है इनके इफेक्ट जो है वो दिखते हैं, तो इस वजह से वी कैन कॉल देम रियल फैक्टर्स। तो सिंस ये रियल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इस थियोरी को रियल थियोरी एज वेल एज कैपिटल थियोरी कहा जाता है। तो ये जो डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ सेविंग्स पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट कितना है। तो सप्लाई ऑफ सेविंग्स अगेन यहाँ पर हम थ्रिफ्ट या फिर टाइम प्रेफरेंस थियोरी को डिस्कस कर सकते हैं कि सप्लाई ऑफ सेविंग्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेविंग्स आप किस तरीके से सप्लाई करोगे, आप अपना जो प्रेफरेंस है वो आपकी सेविंग्स आपने कर रखी है, तो वो पैसे आप एक्चुअली यूज़ कर सकते थे बट आपने सेव किया, तो आपकी प्रेफरेंस थी कि मैं फ्यूचर में यूज़ करूँ। ठीक है, तो टाइम प्रेफरेंस थियरी से हम कहते हैं, और ये अगेन हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, जितना ज़्यादा लेट्स से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, तो क्या आप पैसे लोन में लेना चाहोगे, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हम ले लेते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बहुत कम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे लोग लेते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बहुत कम है ऐसे में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ज़्यादा लेते हैं, तो इस वजह से ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो इस वजह से डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, हम कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट अगेन इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है। एंड ये डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट की कब होगी? जब आप उस पैसों का अच्छे यूज़ कर सकते हो, जब किसना वो पैसों का अच्छा यूज़ करके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, और उसे लेट्स से 100 रुपये लिए हैं तो उसे 500 जब बना पाएगा, ओनली देन डिमांड करेगा कि मुझे पैसे दो, इजंट इट? दैट इज वाई ये थियरी कह रही है कि जो भी कैपिटल की प्रोडक्टिविटी है वो अगर हाई है उसी तभी हम कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट यूज़ किया गया है। इसके साथ साथ जितना ज़्यादा हर एक लेट से 100 रुपये किसना ने लोन में लिए और इसकी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ, 200 रुपये निकल कर आई, तो फाइनली से 300 रुपये मिले। लेट से फिर से 100 रुपये इसने लोन में लिए, बट इस बार क्या हुआ, ओनली 100 रुपीज़ इसको जो है उसके सामने पैसे जो है वो ला पाया, यानी कि 100 रुपये तो लिए ही थे और 100 रुपीज़ वापस है, यानी कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ। जहाँ पर ये जो प्रॉफिट नहीं होता है तब हम ये कहेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो गई है। और ये परसेंटेज जो भी प्रोडक्टिविटी का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 100 से 100 किया, यानी कि 100% यहाँ पर जो है इंक्रीज़ किया। तो इस तरीके से जो भी परसेंटेज है प्रोडक्टिविटी की, जो कैपिटल का परसेंटेज है, तो वो परसेंटेज एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको फ़ायदा जो है 10% का हो रहा है, लेकिन आप इंटरेस्ट 15% दे रहे हो, तो फिर आप नहीं लोगे, डिमांड जो है इन्वेस्टमेंट की नहीं होती है। तो दीज आर द थिंग्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। इक्विलिब्रियम ये डिमांड एंड सप्लाई का जहां पर होता है, दैट इज़ द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो डिमांड जो सप्लाई का कर्व है ऐसे, और डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट इस तरीके से नेगेटिव, हम कह रहे थे कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये दोनों जहाँ पर मीट हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एंड सप्लाई एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये दोनों जहाँ पे मीट हो रहे हैं दैट इज़ द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो इसे हम इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, और ये इंटरेस्ट एक्चुअली प्रिवेल करता है। जैसा मैंने आपको बताया था, सप्लाई एंड डिमांड के जो है कॉम्बिनेशन और उसके बेसिस पर इंटरेस्ट को डिसाइड किया जाता है। ये सारा क्लासिकल थियोरी में उसी बेसिस पे दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको क्रिटिसाइज़ किया है इस पर्सन ने, इनका नाम जॉन मेनार्ड कीन्स है। आपको मैंने बताया था कि इनका नाम याद रखो, कई बार आएंगे बार बार। तो इन्होंने क्या कहा कि ये जो भी इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो एक रिवॉर्ड है फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, यानी कि ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्चुअली आपने कहा कि सेविंग्स का रिवॉर्ड है या फिर ये सारी चीज़ें, वो गलत है। जो भी लिक्विडिटी, यानी कि आज के डेट में वो पैसे खर्च कर सकता था एकदम लिक्विड तरीके से, बट उन्होंने वो पैसे किसी को लोन में दे दिए। लोन में देने का मतलब है क्या, ये पैसे आप ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते हो, तभी यूज़ कर पाओगे जब आप ये लोन के पैसे वापस मांगो और फिर ये सारी चीज़ें। तो आप मांगना नहीं चाहोगे क्योंकि इस पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, इज़न्ट इट? तो आपने लिक्विडिटी, अपनी लिक्विडिटी को सैक्रिफाइस कर दिया, यानी कि उसको आप ट्रांजैक्शन में यूज़ कर सकते थे, उस चीज़ को आपने सैक्रिफाइस कर दिया एंड यू हैव यूज्ड इट इन द लोन। तो दैट इज़ द रिवॉर्ड, इस चीज़ का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, इंटरेस्ट। ये नहीं कि आपने अपने पैसे लोन में दिए उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी सैक्रिफाइस का जो है रिवॉर्ड मिल रहा है, ये चीज़। सिमिलर चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस तरीके से समझना होगा। और यहाँ ऑब्वियसली थियरीज हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन रहता है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड। इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंटरेस्ट इलास्टिक बट डिपेंड्स ऑन मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कहा गया क्लासिकल थियोरी में कि इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होगा तो बहुत सारे लोग लोन ले लेंगे, ये चीज़ नहीं है। अगर उन्हें चाहिए लोन तभी लेंगे वो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे चाहिए तभी डिमांड होगी लोन की, ये चीज़ है। तो मार्जिनल एफिशिएंसी जो कैपिटल की है, यानी कि वो किस तरीके से कैपिटल का यूज़ कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है। सेविंग्स भी इंटरेस्ट इलास्टिक नहीं है, सेविंग्स भी इंटरेस्ट पर डिपेंड नहीं करता। बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं बहुत सारा पैसा सेव कर दूंगा, ये चीज़ है नहीं। वो डिपेंड करता है इनकम लेवल पर, इनकम जितनी ज़्यादा उतना सेव करेंगे। बहुत हाई इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो बहुत सारे पैसे सेव कर लूँगा, दैट इज़ रॉन्ग। तो काफ़ी प्रैक्टिकल लग रहा है सुनने में, एंड यस, इस वजह से यहाँ पर जो है इन्होंने भी एक और थियोरी, अब आगे जो थियोरी हम देखेंगे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, वो जॉन मेनार्ड कीन्स के। सरल तरीके से हमने क्लासिकल थियोरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ लिया, इससे ज़्यादा डेप्थ में घुसना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, तो इससे ज़्यादा डेप्थ में घुसना सही भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे जो सप्लाई सेविंग्स का जो कर्व है वो बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये सेविंग्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो ये देन इनकम अगर किसी का बढ़ गया तो वो क्या करेगा, ज़्यादा पैसे, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे जो है क्लासिकल थियोरी के हिसाब से सेव करेगा वो। इनकम बढ़ा और ये कर्व इस तरीके से शिफ्ट होगा क्योंकि ज़्यादा पैसे यहाँ पे सेव हो रहे हैं। ओके, सेविंग्स यहाँ पर वैल्यू इसकी बढ़ जा रही है, पहले इतनी थी सेविंग्स की वैल्यू, अब ये सेविंग्स की वैल्यू बढ़ गई, तो इस वजह से ये पूरा कर्व शिफ्ट हो रहा है। कर्व शिफ्ट होने पे हमारा इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा, 7% से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा क्योंकि सप्लाई ज़्यादा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वैसे और आगे बढ़ेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और कम होगा। दैट इज़ द थिंग, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से किस तरीके से कर्व इनकम वेरी होने पे, यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये कर्व वैसे वैसे राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। राइट, ये चीज़ आप याद रखें। आगे, कीन्स की लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। तो लिक्विडिटी, कीन्स क्या है, इनका नाम है जॉन मेनार्ड कीन्स। अभी अभी हमने इनको देखा है, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट है। इन्होंने 1936 में बुक लिखी थी, प्योरली मॉनेटरी फिनोमिनन होता है इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ कहा था, जनरल थियोरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इस बुक में इन्होंने ये चीज़ कही थी। बहुत चीज़ें इसमें लिखी, वन ऑफ द थिंग्स जो इन्होंने लिखा है वो है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी से रिलेटेड बात की है इन्होंने। ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो किसने डेवलप किया इसे, सिंगल बंदे ने, दैट इज जॉन मेनार्ड कीन्स। इसे लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, नॉट रेफरेंस, प्रेफरेंस थियोरी या मॉनेटरी थियोरी भी कहा जाता है क्योंकि इनका सारा डिस्कशन मनी से रिलेटेड है, इस वजह से मॉनेटरी थियोरी कहा जाता है। मनी से रिलेटेड कैसे सर, देखते हैं अभी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमने आंसर कर दिया कि किसने डेवलप किया। दूसरा क्वेश्चन है इंटरेस्ट क्या होता है। तो ये थियोरी में इंटरेस्ट को कैसे डिफाइन किया गया है। इंटरेस्ट इज रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विथ लिक्विडिटी, हमने देखा था। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन किया जाता है, पहली बात। दूसरा ये भी कहते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी होता है इंटरेस्ट, कि मनी की डिमांड एंड सप्लाई क्या है उसके बेसिस पे इंटरेस्ट डिसाइड होता है। इट इज़ नॉट बेस्ड अपॉन सेविंग्स या फिर इन्वेस्टमेंट, इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता क्योंकि ये मनी से रिलेट कर रहा है अपनी इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को, इस वजह से इस थियोरी को मॉनेटरी थियोरी कहते हैं। ठीक है, डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अपॉन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस, लोगों का लिक्विडिटी का प्रेफरेंस क्या है। लिक्विडिटी का प्रेफरेंस यानी कि इस थियोरी के हिसाब से टू एसेट्स के बारे में बताया जाता है। ये थियोरी कहती है कि लेट्स से यहाँ मनोज के पास पैसे हैं, तो वो पैसे का मनोज क्या कर सकता है, पहला तो ये कर सकता है कि उसने अपने पास ये पैसे रखे हुए हैं। ठीक है, अपनी तिजोरी में, तकिए में, गद्दे में, हर जगह, ठीक है, पैसे रखे हुए हैं, तो मनी अपने पास रख रहा है। दूसरी बात मनोज ये कर सकता है कि पहला तो मनी अपने पास रखा हुआ है और इसके कई सारे मोटिव्स होते हैं। अभी हम देखेंगे 3 तरह के मोटिव्स होंगे लोगों के, जो वो पैसे अपने पास ही रखते हैं, बैंक में नहीं रखेंगे, लोन में नहीं देंगे, अपने पास ही रखेंगे। तो ये पहला तरीका है। दूसरा ये हो सकता है कि वो थोड़ा इंटरेस्ट कमाने के लिए, थोड़ा ज़्यादा पैसे कमाने के लिए इन्वेस्ट कर सकता है बॉन्ड्स में। तो ये दो चीज़ों के बारे में बताया। एक इकोनॉमी आपको इमेजिन करना पड़ेगा जहाँ पर ये दो ऑप्शंस ही हैं सारे। इसी चीज़ को टू एसेट मॉडल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी कहा जा रहा है। यहाँ पर हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि लोगों की प्रेफरेंस क्या है। आप क्या प्रेफर करोगे आज के डेट में, तो आप मनी अपने पास रख रहे हो या फिर मनी को बॉन्ड्स में लगा रहे हो। सर बॉन्ड्स क्या है, ठीक है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। बॉन्ड्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बॉन्ड्स यहाँ पर एक ऐसा कागज है, ये कागज आप देख रहे हो, इस पे दो चीज़ें लिखी होती है। पहला तो ये कि आपको इतने पैसे देने हैं इस बॉन्ड को खरीदने के लिए। क्यों मैं खरीदूं, क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है इसके ऊपर। ठीक है, ये दो चीज़ें, और फिर आपको ये 100 रुपये भी थोड़े समय बाद वापस मिल जाएंगे, जस्ट लाइक अ लोन। एक लोन है जिस पर, जो कि एक कागज पे लिखा गया है, एंड वो बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, बॉन्ड अलग अलग टाइप के होते हैं बट लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। तो 100 रुपीज़ का ये बॉन्ड है, आपने खरीदा, आपको रेगुलरली इस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा, फाइनली वो 100 रुपीज़ भी वापस मिलेंगे। इट इज़ जस्ट लाइक अ लोन, जस्ट एक कागज पे हमने वो लोन के बारे में लिख दिया, तो दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स है ऑब्वियसली, बट सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ ये समझते हैं अभी के लिए। ओके, आई होप काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये सब। तो ये दो तरीके के एसेट्स हैं जिनमें ये जो है डिवाइड होता है। आपके पास लिक्विड मनी है, आपके पास बॉन्ड्स है। अब इनसे रिलेटेड दो तीन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं कि आप अपने पास, आपके पास, अपने आप को इमेजिन करो अभी 2 सेकंड के लिए कि आपके पास पैसे हैं, तो आप अपने पास ये पैसे लिक्विड तरीके से या फिर अपने पास क्यों रखोगे, किसी कहीं पर इसे लोन में या फिर इस पर इंटरेस्ट कमाने के बजाय अपने पास पैसे क्यों रखोगे। तो ये पैसे कौन से होते हैं जो लिक्विड मनी है, करेंसी जो हमारे पास है, या फिर करंट अकाउंट जो बैंक्स में हमने करंट अकाउंट में रखे हुए हैं या फिर डिमांड डिपॉजिट्स किए हुए हैं, वो होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत लिक्विड होते हैं। फटाफट से आप यूपीआई से ट्रांजैक्शन, आज के डेट में अपने पास पैसे कम ही रखते हैं लोग अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, तो वो जो है बैंक में ही रखते हैं।
दैट इज द थिंग। यहाँ पर तीन मोटिव से आप अपने पास पैसे रखोगे। पहला तो ट्रांजैक्शन, आपको जो है कुछ खरीदना है, बिजनेस के लिए पैसे चाहिए वो, या फिर प्रिकॉशन यानी कि भाई आगे के लिए पैसे चाहिए। लेट्स से आप देख रहे हो कि आगे कुछ इश्यू हो सकता है, कुछ हो सकता है। कोरोना के टाइम में कई लोगों ने कई सारे पैसे जो है निकाल लिए थे कि मेडिकल इश्यू इमरजेंसी हुआ तो वी कैन यूज़ दैट मनी, प्रिकॉशनरी। तीसरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए, यानी कि आप अपने पास पैसे रख रहे हो और आपको पता है आज के डेट में 100 रुपए वाला जो बॉन्ड है उस पर 10% इंटरेस्ट मिल रहा है। बट आपको पता है, आपने स्पेकुलेट कर लिया है और आपको पता है कि इस पर आपको 15% का इंटरेस्ट 2 दिन में मिलेगा। तो आपने ये स्पेकुलेट किया और अपने पास आज के लिए जो पैसे हैं वो आपने इस बॉन्ड में लगाए नहीं हैं, अपने पास रखा हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड स्पेकुलेटिव मोटिव, सिंपल। ठीक है, स्पेकुलेट कर कर अपने पास पैसे रखे हुए हैं क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है आपको लग रहा है कि आगे जाके बढ़ जाएगा। ओके, तो दीज आर द थ्री मोटिव जिसके वजह से आप अपने पास पैसे रखते हो इस टू एसेट मॉडल में। अब अगली बात, चौथी बात ये बताई गई है कि जो ये बॉन्ड प्राइस है और ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट रेट है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेक एन एग्जाम्पल, आपके पास आपने बॉन्ड खरीद लिया 100 रुपए का और यहाँ पर 10%। ठीक है, अब आगे आपने देखा कि मार्केट में नए बॉन्ड्स आ गए, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गया है, इंटरेस्ट रेट हैज़ इंक्रीज्ड। तो इसका इफेक्ट बॉन्ड प्राइस पे क्या होता है वो देखते हैं। 100 रुपये का बॉन्ड प्राइस था, अब यहाँ पे मार्केट में आ गया एक बॉन्ड जो 100 रुपये का है और लेट से 15% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, अपना जो है बॉन्ड बेचना चाहते हो मार्केट में। आप कह रहे हो कि नहीं चाहिए मुझे, बॉन्ड बेचना है मुझे। और यहाँ मार्केट में दो तरह के प्रोडक्ट्स है। आपका बॉन्ड है जो कि 100 रुपीज़ 10% का है, और एक बॉन्ड है नया जो आया है 100 रुपीज़ 15%। क्या खरीदेंगे? कोई भी कस्टमर होगा तो क्या खरीदेगा? ऑब्वियसली ये वाला। ये क्यों खरीदूँ मैं? ऐसे केस में आपको क्या करना होता है, आपको इसकी प्राइस जो है रिड्यूस कर देनी होती है। आप कहोगे कि ये 100 रुपये का बॉन्ड है पर आपको 50 रुपीज़ में मिलेगा। यहाँ पे दो फायदे आपको, एक तो आपको 10% का इंटरेस्ट रेट भी मिल रहा है, और जब ये बॉन्ड के पैसे वापस आएंगे तो आपने तो 50 रुपीज़ दिए बट आपको 100 रुपये मिलेंगे, क्योंकि बॉन्ड तो काफ़ी समय के लिए खरीदा गया था। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हो ये रहा है कि जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो बॉन्ड का प्राइस क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, इजंट इट? ऐसे इन्वर्स होता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो बॉन्ड का प्राइस जो है कम हो जाता है। दिस इज द थिंग, इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो दीज टू आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीज़ कही गई, आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कौन से फैक्टर्स पर इंटरेस्ट जो है डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिमांड फॉर मनी जो है उस पर डिपेंड करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डिमांड फॉर मनी पर इन्वर्सली इस तरीके से होता है। देन इनकम के वजह से ये सारी चीज़ें जो हैं शिफ्ट होती है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक ग्राफ बनाएंगे तो वी विल गेट टू नो कि हमारे पास जो भी मनी के रूप में हम पैसे रख रहे हैं तो वो किस कंडीशन में रखते हैं। तो लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, यहाँ पर हमने मनी ये रखा हुआ है, यानी कि ये वाला जो पैसा है इसको हम ग्राफ पर प्लॉट कर रहे हैं। तो उसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई है, यानी कि आपको बॉन्ड्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, तो क्या आप मनी इस तरीके से रखोगे अपने पैसे? नहीं, इन्वेस्ट कर दोगे फटाक से। तो हमारे जो पैसे हैं वो सारे के सारे मनी जो हम हमारे पास रख रहे हैं वो सारे के सारे हम इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि हमारे पास पैसे बहुत कम है, सारा हमने इन्वेस्ट कर दिया क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। तो ये लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, बॉन्ड पर मुझे तो फ़ायदा हो ही नहीं रहा है, तो सारे पैसे आप कहोगे बॉन्ड से निकालो और लिक्विड मनी रखेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो ऐसे में हमारे पास मनी बहुत हाई होती है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो मनी कम होती है। तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम जोड़े तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व हमारा बनकर आ जाता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आई। ठीक है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व ऐसे होता है। और ये जो कर्व है, अगर आपके पास इनकम ज़्यादा है तो ये कर्व ऊपर की तरफ इस तरीके से शिफ्ट होती है। जैसे जैसे इनकम बढ़ता है वैसे वैसे आपका जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो बढ़ता है, आप ज़्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए पैसे रखते हो एंड ऑल। ठीक है, तो इनकम जब बढ़ती है तो ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है और ये कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इसके सामने हम इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड करेंगे? जो मनी हमारा जो पैसे हमारे पास हैं वो, एंड देन मनी सप्लाई का कर्व एकदम स्ट्रेट होता है।
ठीक है, यानी कि ये मनी सप्लाई है वो वाला। आप याद करो, M0 जो मनी है, रिजर्व मनी, यानी कि जो मनी आरबीआई जो चाहता है कि हमारे पूरे इकोनॉमी में रहे, वो सारा मनी सप्लाई किया हुआ, तो दैट इज मनी सप्लाई। तो आरबीआई लेट से 100 करोड़ जो है हमारे इकोनॉमी में डाल रहा है, या फिर 200 करोड़ हमारे इकोनॉमी में लेकर आ रहा है, तो ये एकदम हर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना भी हो ये पूरा कांस्टेंट रहता है, इजंट इट? दैट इज वाई ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो R1 होगा। ओके, दैट इज द थिंग। यहाँ पर किस तरीके से लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व शिफ्ट करती है? अगर देर इज एन इंक्रीज इन द नेशनल इनकम, ये अपवर्ड शिफ्ट होता है। ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व ऐसे है तो ये इनकम बढ़ने पर ऐसे शिफ्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी मोटिव के लिए पैसे बहुत ज़्यादा हमारे पास रखते हैं ना। इनकम बढ़ रही है तो हम चाहते हैं ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, तो पैसे निकाल कर हम अपने पास रखते हैं ना, तो वो कर्व ऊपर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा पैसे हमारे पास लिक्विड में रहते हैं। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फ्यूचर में बढ़ेगा, ऐसा आप सोच रहे हो। तो अभी तो आपने कुछ पैसे डाल दिए, लेकिन आपको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI जो है, यहाँ पर ROI है, ये फ्यूचर में बढ़ेगा। तो आप क्या करोगे? एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप ज़्यादा पैसे जो है वो अपने पास रखोगे। तो इस तरीके से ये कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए आप पैसे जब निकाल के रखते हो तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। सो दीज आर द कर्व्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनकम जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपका ये कर्व शिफ्ट हो रहा है। दैट इज द थिंग। ये क्वेश्चन हम आंसर करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। तो क्वेश्चन काफी सिंपल आया है, बट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे डिफिकल्ट आ सकता है, इस वजह से सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे सही क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल, मेनार्ड कीन्स, पिगो या फिशर, ये तीनों ने क्या क्लासिकल थियरी दे रखी है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी, द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, अब फाइनल कॉन्सेप्ट दैट इज हिग्स हैंसन सिंथेसिस। ये ISLM कर्व जो फाइनल कॉन्सेप्ट है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। हिग्स हैंसन सिंथेसिस क्या है? ये दोनों चीज़ों को, सारे चीज़ों को, यहाँ पर एक थियरी कुछ कह रही है, एक थियरी कुछ और कह रही है, इसको वो क्रिटिसाइज कर रही है, सबको मिलाकर एक थियरी बनाते हैं। तो वो बनाई गई है हिग्स एंड हैंसन नाम के दो लोगों के द्वारा, इकोनॉमिस्ट के द्वारा, जॉन रिचर्ड हिग्स एंड एल्विन हैंसन। इन्होंने एक IS कर्व बनाया, एक LM कर्व बनाया, इन दोनों को कंबाइन किया, और फिर इफेक्ट्स यहाँ पर हम फाइनली देखेंगे कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी के इफेक्ट्स क्या होंगे। फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है सर? डिस्कस करते हैं, ठीक है। IS कर्व क्या है, LM कर्व क्या है? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि ये दो थियोरीज को कंबाइन कैसे किया जाए। एक थियोरी में हम डिमांड सप्लाई ऑफ दिस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, दूसरे थियोरी में डिमांड सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे हैं, इजंट इट? दोनों कंबाइन कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें ग्राफ्स देखने होंगे। अगर हम पहली थियोरी, क्लासिकल थियोरी का ग्राफ देखें, तो यहाँ इस एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स एक्सिस पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, राइट? अगर हम इसी चीज को देखें इन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, तो यहाँ पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, सेम चीज है ऑन द वाई एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी है, ठीक है। तो वाई एक्सिस का तो मैच हो गया, एक्स एक्सिस वाले चीज़ों को हमें मैच करना है। तो ये दोनों मैच किस टर्म से किया? इन्होंने इनकम के बेसिस पर दोनों को मैच किया। तो इसके लिए इस जो ग्राफ से IS कर्व को इन्होंने डिराइव किया, ठीक है। ये ग्राफ किसका है? क्लासिकल थियोरी का। तो क्लासिकल थियोरी में से एक कर्व इन्होंने डिराइव किया जिसे IS कर्व ये कह रहे हैं। अब ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी है, इसमें से इन्होंने डिराइव किया LM कर्व को, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड मनी सप्लाई कर्व, ठीक है। इस कर्व को इन्होंने डिराइव किया। अब इन दोनों, इस कर्व में क्या है? हमारे इस वाले एक्सिस पे इनकम आ जाता है, इस कर्व में भी इस वाले एक्सिस पे इनकम आ जाता है, एक्स एक्सिस पे। अब दोनों को कंबाइन किया जा सकता है। तो वो डेरिवेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आपको याद रखना है। प्रोसेस हम देखेंगे, बट यू हैव टू रिमेंबर कि क्लासिकल फर्स्ट थियोरी में से IS कर्व आया है, सेकेंड लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी में से ये LM कर्व आया है, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई कर्व। कैसे डिराइव किया फटाफट से देख लेते हैं। जो चेंजेस आते हैं इस कर्व में, जो IS कर्व है, इसमें चेंजेस किस तरीके से आते हैं? इनकम बढ़ने पे ये सप्लाई का जो कर्व है इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट होने पे इनकम के बढ़ते हुए किस तरीके से ये चीज़ हम ट्रेस कर सकते हैं हमारे जो IS कर्व में, वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैसे चेंज हो रहा है जैसे इनकम बढ़ रहा है। पहला जो इनकम I1 है, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर जो है ट्रेस कर, अगर करेंगे, ये इस चीज़ को ट्रेस करेंगे, इस चीज़ को ट्रेस करेंगे, तो हमें ये कर्व्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। और ये आप देख रहे हो, ये एक्चुअली IS कर्व है, ये एक्चुअली LM कर्व है, इन दोनों के इन्होंने कंबाइन किया। तो IS कर्व का आगे हम देखते हैं कि कैसे कैसे किया गया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो 7% इंटरेस्ट रेट है,
ठीक है। 7% इंटरेस्ट रेट कैसे? फर्स्ट जो इनकम I1 है वहाँ पर हमें मिला। अब जब इनकम इंक्रीज होगा तो ये कर्व ऐसे शिफ्ट होगा। इस चीज़ को हम इस पर्टिकुलर ग्राफ पर ट्रेस कर रहे हैं। यहाँ पर हम क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड यहाँ पर हम इनकम लिख रहे हैं। ठीक है। इनकम I1 पे क्या हो रहा है, I2 पे क्या हो रहा है, I3 पे क्या हो रहा है, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कैसे कैसे चेंज हो रहा है, R1, देन ये R2 एंड ये R3। ठीक है, तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। और ये सारे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि I1 है ये I2 इनकम बढ़ गया, अब I3 इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ने पे हमारा सप्लाई कर्व ऐसे शिफ्ट हो रहा है, वो हम देख चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो इनकम बढ़ने पे क्या क्या हो रहा है, तो I1 को हम किस चीज़ से कंबाइन करेंगे, ये R1 से, I2 को हम R2 से, I3 को हम R3 से। तो हमारा जो IS कर्व कैसा बन रहा है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे, अभी IS कर्व में क्या हो रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम हमारे एक्स एंड वाई एक्सिस पे है, IS कर्व हमने डिराइव किया। इसी तरह इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, स्टीपनेस इसकी जो इलास्टिसिटी है इन्वेस्टमेंट की विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर डिपेंड करता है। इसकी जो स्टीपनेस है जिस तरीके से, उस पर ज़्यादातर डिपेंड करता है। जितना जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा भी चेंज करने पे, अगर हमारा जो ऑन द एक्स एक्सिस इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी इलास्टिक है, तो ये फ्लैट होता है। ठीक है, इलास्टिक होगा तो ये फ्लैट होगा, और अगर ये लेस इलास्टिक होगा तो ये स्टीप होगा, इस तरीके से, राइट। इंटरेस्ट रेट को हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं है, राइट। दैट इज़ द थिंग। तो इस तरीके से IS कर्व। अब LM कर्व देख लेते हैं। LM कर्व में होता ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है, बिकॉज आपकी लिक्विडिटी जो प्रेफरेंस है वो बढ़ते जाती है, आपके पास पैसे जो है वो ज़्यादा आप रख रहे हो। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हम अगेन प्लॉट कर लेते हैं। R1 यहाँ पर है, इनकम I1 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे, I3 यहाँ पे। ठीक है, I1, I2 एंड I3, R1, R2 एंड R3। तो इनको अगर हम प्लॉट करेंगे ऐसे इस तरीके से, तो I1 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, I2 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, I3 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक स्लोप किस चीज़ पे, जो डिमांड की रिस्पॉन्सिवनेस है फॉर मनी टू चेंज इन इनकम लेवल। इनकम लेवल चेंज होने पे ये जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का कर्व है किस तरीके से शिफ्ट हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। और डिमांड फॉर मनी टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी का जो डिमांड है इन कंपैरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने पे ये कर्व कैसे कैसे शिफ्ट हो रहा है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है इसका स्लोप। अगर ज़्यादा इलास्टिक है तो ये भी फ्लैट होगा। ठीक है, कम इलास्टिक है तो ये स्टीप होगा। फ्लैट यानी कि ऑलमोस्ट जो है स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, स्टीप यानी कि ऑलमोस्ट इस तरीके से। जो अगर आप एक खाई देखोगे, अगर ये एकदम ऐसी है तो वी कॉल इट स्टीप, अगर ऐसा है तो वो फ्लैट होता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। ये शिफ्ट कैसे होगा, मनी सप्लाई को जब इंक्रीज किया जाता है तो ये कर्व शिफ्ट होता है। ठीक है, मनी सप्लाई यहाँ पर है, ये वाला है, इसको जब हम इस तरीके से शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये वाले पॉइंट जो हैं चेंज हो जाएंगे, है ना। हमारे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स चेंज हो जाएंगे, और किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पे आया तो डाउनवर्ड एंड राइटवर्ड ये शिफ्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ है। इसी तरीके से LP फंक्शन में अगर चेंजेस आएंगे तो ये इंक्रीज हुआ तो अप एंड लेफ्ट, ये LP फंक्शन, ये जो LP फंक्शन है ये वाला कर्व, ये चेंज होगा तो अप एंड लेफ्ट ये शिफ्ट होता है। तो दैट इज द थिंग। अब इन दोनों को कंबाइन करता है IS LM, कंबाइन किया कैसे हम लिख सकते हैं, दिस इज LM एंड ये जो है IS कर्व, ये दोनों कंबाइन करने पे ये जो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है। कंबाइन कैसे हुए सर, यहाँ पर दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट है और दोनों में आप देख रहे हो इनकम है ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये दोनों कंबाइन करने पर इस तरीके से आ गए। एंड ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रिप्रेजेंट कर रहा है सारे फैक्टर्स को, यहाँ पे रियल फैक्टर्स भी हैं एंड मॉनेटरी फैक्टर्स को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड ये सारा कुछ इंक्लूड करके सिंथेसिस IS LM कर्व में लाया गया है। रिकॉल IS कर्व किससे रिलेटेड है, क्लासिकल कर्व जो थियोरी उससे रिलेटेड है। LM कर्व इज रिलेटेड टू विच थियोरी, LP थियोरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, इजंट इट। अब इस जो कॉम्बिनेशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरसेक्शन पे हमको देखने को मिलेगा हमें। एंड ये रियल फैक्टर्स एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, सेविंग इन्वेस्टमेंट एंड मॉनेटरी फैक्टर्स, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, इन दोनों पर डिपेंड करता है। अब फाइनली इसका इफेक्ट क्या है,
फिस्कल पॉलिसी पे। फिस्कल पॉलिसी का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो पॉलिसी अपनाई जा रही है। गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अपना सकती है? या तो गवर्नमेंट स्पेंड ज़्यादा कर रही है, स्पेंड ज़्यादा करने पे क्या होगा, लोगों के पास इनकम बढ़ेगा, ठीक है। या तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स कट कर सकती है, टैक्स कट करने पे लोगों के पास इनकम बढ़ेगा। गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि स्पेंड कम कर रही हो तो लोगों के पास इनकम जो है कम होगा। टैक्स बढ़ा दे तो क्या होगा, आपके पास आपका जो इनकम जो आप यूज़ कर पा रहे हो वो कम होगा, इजंट इट। तो ऐसे में क्या शिफ्ट होगा, आईएस कर्व एक्चुअली शिफ्ट होगा। इनकम आपका जो है बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट सेविंग्स आपके चेंज हो रहे हैं, ठीक है। एलएम कर्व किससे रिलेटेड है? लिक्विडिटी प्रेफरेंस एज वेल एज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है? मनी सप्लाई किया जाता है आरबीआई के द्वारा। पर ये क्या है? फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी किसको इफेक्ट करेगी? ओनली आईएस कर्व को इफेक्ट करेगी। जब गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग और बढ़ाई है, टैक्स कम किया है, तो आईएस कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये कम किया है तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो दीज आर द इफेक्ट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग या टैक्स कट्स यानी कि एक्सपैंड करने की कोशिश, तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग टैक्स जो है वो का इंक्रीज किया एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम किया। ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड हमारा आउटपुट जो है वो डिक्रीज होगा। तो इस चीज़ को हम फिस्कल एक्सपेंशन एंड फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। आई होप चेंजेस आपको समझ में आ गए। नेक्स्ट है जो एलएम कर्व में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब लेट्स से जो आरबीआई है उसने कहा कि 100 करोड़ नहीं, अब 200 करोड़ हम लेकर आएंगे इन द इकोनॉमी, तो ये मॉनेटरी एक्सपेंशन हम कहते हैं, ज़्यादा पैसे आ गए इन द इकोनॉमी। तो ये कर्व जो है इस तरीके से शिफ्ट करता है, इकोनॉमी में पैसे कम हुए तो ये कर्व वापस इस तरीके से शिफ्ट होता है। तो जब ज़्यादा पैसे होंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली कम होगा क्योंकि सप्लाई पैसों की ज़्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर पैसे कम हो गए तो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है। तो इफेक्ट्स आर, एक्सपेंशन होने पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली डिक्रीज हो जाता है और ग्रोथ को प्रोपेल करता है। कॉन्ट्रैक्शन होने पे, कॉन्ट्रैक्शन ये हो रहा है यहाँ पे, जो एलएम कर्व है वो वापस पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि इंक्रीज हो गया, ठीक है। इन्फ्लेशन को कम करता है, तो दैट इज मॉनेटरी एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये चीज़ें क्लियर है। लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। एलएम कर्व इज रिलेटेड टू व्हाट? क्लासिकल थियरी या लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी? वी नो कि लिक्विडिटी प्रेफरेंस मनी सप्लाई थियरी से रिलेटेड है। सो टू ओनली बी विल बी द राइट आंसर। अब यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने 4 क्वेश्चन आएंगे, वीडियो पॉज करोगे आप एंड देन यू विल ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको मजा आया होगा। यस, थियरीज ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट देन यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट अस एंड आपके डाउट जो भी है यू कैन आस्क अस, राइट। तो पॉज करो, आंसर करो इस क्वेश्चन को। पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो, आंसर दिस क्वेश्चन, पॉज द वीडियो एंड आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, दीज वर द क्वेश्चन जो मे में पूछे गए हैं एक्चुअली। ड्यूरिंग द सेशन भी हम इन्हें प्रैक्टिस कर चुके हैं। कुछ टॉपिक्स हो सकता है कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी में हमने किया, तो यू कैन इवन क्लैरिटी के लिए पूछ सकते हो। आपके एक जो है, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो इट इज़ अ रिविजन, या फिर कॉन्सेप्ट्स को क्लियरली प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, राइट। तो दैट अपार्ट फ्रॉम दैट आपके क्वेरी से यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241। यू कैन ऑल्सो ड्रॉप अ मेल एट hello@edutap.co.in अपनी क्वेरीज का, या फिर यू कैन ऑल्सो गिव फीडबैक ऑफ दिस सेशंस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।